Hi dear friends, hope you all are good. In last marathon video of Indian Evidence Act, we dealt with section 1 to section 167 exhaustively. But still I feel that few sections are even more important. जो prominent sections हैं mainly जो targeted area होता है हमेशा किसी भी मेजर एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए वो यही सेक्शंस होते हैं. अदरवाइज वो सेक्शंस भी इंपॉर्टेंट थे, हम कुछ भी नहीं छोड़ सकते. एविडेंस एक्ट इज़ द पाइवोटल. वो किसी भी जुडिशल प्रोसीडिंग्स के लिए उसका एक एक सेक्शन इम्पॉर्टेंट है. बट स्टिल आई फील सो कि कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, उनको थोड़ा और एग्जॉस्टिवली डील करने की ज़रूरत है. उनके इंग्रेडिएंट्स, इलस्ट्रेशन एंड मेजर केस लॉस अभी तक जो 2020 अगस्त 27 आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, तो तब तक उनमें कुछ और भी मतलब बहुत ही स्ट्रांगली डील करने की ज़रूरत है. वो सेक्शंस मैं आपको बता देता हूँ, तो हम इनको फर्दर डील करेंगे. इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो मुझे लगता है कि अदरवाइज़ तो हमने मैराथन वीडियो में जो अराउंड 4.5 आवर्स की थी ऑलरेडी सब कर ही लिया है. बट इट वुड हैव गॉन अराउंड 6 आवर्स तक हो जाती वो. तो मैंने सोचा कि इतना इतना मतलब लंबा नहीं करते हैं वीडियो को, तो अराउंड 4 आवर करके जो कुछ और होगा एडेंडम उसको हम बना के ऐड कर देंगे. अराउंड 1 आवर की एक और वीडियो बनाते हैं जो जिसमें हम इस बार मेजर प्रोविजंस को डील करेंगे. देन इट विल बी अ कंप्लीट एग्जॉस्टिव कवरेज. उसके अलावा हमें कुछ एविडेंस एक्ट में और जानने की ज़रूरत नहीं है बाहर से. देन इट विल बी 100% कवरेज ऑफ द होल सिलेबस ऑफ दिस इंडियन एविडेंस एक्ट 1872. कुछ और नहीं बचता है फिर उसके अलावा जो हमें बाहर से पढ़ना पड़े या कुछ भी सर्च करना पड़े, है ना. सुप्रीम कोर्ट के रिसेंट जजमेंट्स, पार्लियामेंट के रिसेंट अमेंडमेंट्स और इनडायरेक्टली जो अमेंडमेंट्स भी दो तरीके से होते हैं. एक तो फॉर्मल अमेंडमेंट होता है, एक इनफॉर्मल होता है. फॉर्मल पार्लियामेंट करती है, इनफॉर्मल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो आर्टिकल 141 में बाइंडिंग होता है, एज यू ऑल नो. तो इस बार हम डील करेंगे जो मेजर सेक्शंस हैं, ये मैं बता देता हूँ. इनमें से कुछ बहुत ही ज़्यादा जो इन ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल दीज सेक्शंस, बट इसमें से जो मुझे लगता है कुछ रह गए हैं और उनको और अच्छे से डील करने की ज़रूरत है. लाइक सेक्शन 6, 9, 10, 11, 24, 27, 30, 32, 33, 65B, 68, 91, 92, 105, 101, 105, 106, 112, 115, 122, 133, and one provision in between 100, 126, 154, 154, 157, 145, 155 एंड 165. एंड अगर आपको लगता है तो 167 भी एक बार और देख सकते हैं. बट ये प्रोविजंस इंपॉर्टेंट है. अब इनमें से भी फिल्टर करके, एज दीज ऑल इंडियन एविडेंस एक्ट ड्राफ्टेड बाय सर जेम्स स्टीफन, it is contained into 3 parts, 11 chapters and 167 sections. Came in force on 1st September 1872. ये सब तो हमने लास्ट वीडियो में एक अच्छे से इसको लर्न कर लिया था. बट स्टिल आई फील कि जो सेक्शन नंबर है 10, जो लास्ट वीडियो में मैं फर्दर एक्सप्लेन करना चाहता था, बट बिकॉज ऑफ द पॉसिटी ऑफ टाइम आई वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन उसको इतना एग्जॉस्टिवली. जो मुझे लगता है आफ्टर मेकिंग ऑफ दिस वीडियो इट विल फर्दर सप्लीमेंट दैट प्रीवियस मैराथन वीडियो. उसके बाद हमारा 100% एविडेंस एक्ट कवर हो जाएगा. सेक्शन 10, 24, 27, 30, 32, 33, 65B, 91, 92, 112, 114, 115, 122, 133, 154, 155 एंड 165. सॉरी 165. इसको हम एक बार एग्जॉस्टिवली इंग्रेडिएंट्स और इलस्ट्रेशंस और मेजर केस लॉस इन सेक्शंस के देखेंगे. उसके बाद एविडेंस एक्ट हमारे टिप्स पे होगा, कंप्लीट कमांड होगी हमारी एविडेंस एक्ट के ऊपर. सो डियर फ्रेंड्स, लेट अस बिगिन विथ सेक्शन 10. और सेक्शन 10 जाने से पहले मैं एक बार बता दूं, सेक्शन 9 उसमें TIP जो लेते हैं, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, इसको हम ये यहाँ पे रेलिवेंट तो सेक्शन 9 में है TIP, बट इट विल बी एडमिसेबल अंडर सेक्शन 291A CRPC एंड 54A CRPC.
तो एडमिसिबिलिटी होती है सीआरपीसी में, प्रोसीजर लॉ में या सीपीसी में, एंड रेलिवेंसी होती है एविडेंस एक्ट में। देन उसको एविडेंस को एड्यूस किया जाता है कोर्ट में। इस तरीके से प्रोसीडिंग्स रन करती है। सो हमने सेक्शन 6, 7, 8, 9 तो अच्छे से डील कर ही लिए थे। 11 जो इंपॉर्टेंट हैं ये सब लास्ट वीडियो में। अब हम डील करेंगे इसको विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सेक्शन 10 से हम शुरू करते हैं। ये जो अराउंड 15 प्रोविजंस मैंने बताए हैं, इसको हम विद इन 1 आवर फिनिश करने की कोशिश करेंगे। तो सेक्शन 10, थिंग्स सेड और डन बाय कॉन्स्पिरेटर इन रेफरेंस टू कॉमन डिजाइन where there is reasonable ground to believe that 2 or more persons have conspired together to commit an offense or an actionable wrong. Anything said, done or written by any one of such persons in reference to their common intention after the time when such intention was first entertained by any one of them is a relevant fact as against each of the persons believed to so conspiring, as well for the purpose of proving the existence of the conspiracy, as such for the purpose of showing that any such person was a party to it, meaning thereby that section 10 is based upon the condition that when there being reasonable ground to believe that 2 or more persons are involved in a conspiracy to commit a crime or an actionable wrong. So crime or actionable wrong, anything said, done or written by a conspirator in reference to the common intention soon after the entertainment of such intention is relevant as against each of other persons believed to be involved in the said conspiracy. This section applies to both kinds of conspiracy, civil and criminal. Anything said, done or written by a conspirator will not be admissible against him or others if not done in reference to the common intention. So common intention is the gist here of the conspiracy, though it might have been done before he joined conspiracy or after he left. तो पहले हुआ हो, बाद में हो, या उस मोमेंट पे हो, ड्यूरिंग कॉन्स्पिरेसी जब सबसिस्ट कर रही हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बट उन कॉमन इंटेंशन में उन्हें एज एन थ्योरी ऑफ एजेंसी उसने कुछ किया होना चाहिए रॉन्ग। तो यही बात मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस टाइप से हमने लास्ट वीडियो में डील नहीं किए थे काफ़ी अच्छे से ग्रेट डिटेल में किए थे। बट दीज प्रोविजंस आर क्वाइट मतलब इम्पॉर्टेंट से भी कुछ ज़्यादा वैल्यूएबल होता है ना, तो उनकी इन प्रोविजंस की ये वर्थ है। तो इनको फर्दर और अच्छे से डील करना ज़रूरी है। डेट्स वाई आई एम मेकिंग दिस सेकेंड अडेंडम वीडियो टू दिस मैराथन टू इलस्ट्रेट सेक्शन 10. Reasonable ground exists for believing that A has joined in a conspiracy to wage war against the government of India. The facts that B procured arms in Europe for the purpose of conspiracy, C collected money in Calcutta for a like project, D persuaded persons to join the conspiracy in Bombay, E published writings advocating the object in view at Agra, and F transmitted from Delhi to G at Kabul the money which C had collected at Calcutta, and the contents of letter written by H giving an account of the conspiracy are each relevant both to prove the existence of the conspiracy and to prove A's complicity in it, although he may have been ignorant of all of them, and although the persons by whom they were done were strangers to him, although they may have taken place before he joined the conspiracy or after he left. So meaning thereby things said, done or written while the conspiracy was afoot are relevant as evidence of the common intention. Once reasonable ground has been shown to believe in its existence, here A is a part of conspiracy can be proved by his role in performing the acts assigned to him and hence relevant under this section. So important case law है R versus Black and Tie 1844 Queen's Bench 126. It was decided prior to even the Evidence Act जब ड्राफ्ट हुआ था। 1844 का ही केस लॉ है। उसके इस प्रोविज़न के बेस पे हमने ये सेक्शन ड्राफ्ट किया एविडेंस एक्ट में 1872 में। मीन्स सर जेम्स स्टीफन ने। तो इट्स अ ब्यूटीफुल मास्टरपीस ऑफ ड्राफ्टिंग। और जैसे कि वो
कई सारे, जैसे कि एस्टोपल का भी जो हमने पढ़ा था, उसमें भी एक केस लॉ था, वो उसकी वजह से ही मतलब ये हमारा जो सेक्शन 115 जिसका ड्राफ्टिंग किया एस्टोपल का, डेट वाज बेस्ड ऑन द केस लॉ ऑफ पिकार्ड वर्सेस सीयर्स। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि आर वर्सेस रिचर्ड्स, आर वर्सेस सेलिसबरी, जो केस लॉ था ये अराउंड 1835 का। उसमें ये बात कही गई थी, एविडेंस चाहे लीगल या इलीगल मीन्स से कैसे भी, जैसे सेक्शन 29 ऑफ एविडेंस एक्ट में बोलते हैं कि चाहे वो उसने सीक्रेसी प्रॉमिस या फिर कैसे भी मतलब एविडेंस एक्सट्रैक्ट किया है, जैसे कि नार्को टेस्ट हो गया, या फिर किसी को अल्कोहल या कोई ड्रग दे के या दारू पिला के, जैसे भी एविडेंस एक्सट्रैक्ट किया है, एविडेंस की क्रेडिबिलिटी पे कोई डाउट नहीं होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉस थे जो कॉमन लॉ कोर्ट्स ने डिसाइड किए थे बिफोर द ड्राफ्टिंग ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो वो आज तक एवरग्रीन है और उनकी वर्थ कभी कम नहीं हुई है। तो दिस इज़ आर वर्सेस ब्लैक, उसी टाइप का केस लॉ है जिसकी वजह से कॉन्स्पिरेसी सेक्शन 10 जो है हमारा, ये एविडेंस एक्ट में ड्राफ्ट किया गया। एंड जो हमने अमेंडमेंट करके आईपीसी में भी उसके बाद इसको लेके आए थे, जैसे आईपीसी में केस सेक्शन नंबर 120A एंड 120B जो लेके आए थे, ये तो कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड ही है। कॉन्स्पिरेसी कैसे होगा और उसको कैसे सब्सटेंटिव ऑफेंस बनाएंगे और कैसे पनिश करेंगे। तो ये चैप्टर 5 है आफ्टर जो अबेटमेंट वाले ऑफेंसेस हैं, और इसको लेके आए थे हम 1903 में अमेंडमेंट से। चैप्टर 5A डेफिनेशन है कॉन्स्पिरेसी की, एन इलीगल एक्ट, an act which is not illegal. By illegal means such an agreement is designated as a criminal conspiracy, provided that no agreement except an agreement to commit an offence shall amount to criminal conspiracy unless some act besides the agreement is done by one or more parties to such agreement in pursuance thereof. Explanation to attach to section 120A Indian Penal Code. It is immaterial whether the illegal act is ultimate object of such agreement or is merely incidental to the object. तो जो कॉन्स्पिरेसी है वो 2 और मोर पर्सन्स करेंगे विद एन एग्रीमेंट टू डू और कॉज टू बी डन एन इलीगल एक्ट और ए लीगल एक्ट बाय इलीगल मीन्स, है ना। तो और वो ज़रूरी नहीं है कि वो मेन ऑब्जेक्टिव हो या फिर इंसिडेंशियल हो। तो अब यहाँ तो रेलिवेंसी की बात करेंगे हम एविडेंस में, लेकिन सब्सटेंटिव ऑफेंस इंडियन पिनल कोड से आएगा और उसका जो प्रोसीजर लॉ में उसका एडमिसिबिलिटी होगा एविडेंस इसका उसके अगेंस्ट क्राइम के। तो इन आर वर्सेस ब्लैक एंड टाई 1844 केस में, दिस वाज ए केस वेयर ब्लैक वाज एन ऑफिसर एम्प्लॉयड इन द कस्टम्स हाउस एंड टाई एन एजेंट ऑफ द इम्पोर्टर्स। दे मेड फॉल्स एंट्रीज इन हिज डे बुक to have some goods passed without paying full duty. These entries and the counterfoil of his checkbook showing that the money was paid to Black were tendered in evidence by the prosecution in a trial of the two accused for the offense of conspiracy to pass the goods without paying full duty. It was held, number 1, जो उन्होंने हेल्ड किया क्वींस बेंच ने, एंट्रीज इन द डे बुक वर एडमिसिबल अगेंस्ट ब्लैक फॉर दे वर नेसेसरी टू एग्जीक्यूट देयर कॉमन ऑब्जेक्ट। अब जो सेक्शन 34 आता है कि वो एंट्रीज डेली एंट्रीज होनी चाहिए, तो यहाँ पे मोशन में आ जाता है सेक्शन 34 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इटसेल्फ। अब हम देखते हैं एक बार सेक्शन 34 ऐसे इसको रिलेट करके अप्रिशिएट करते हैं एविडेंस को। एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट इंक्लूडिंग दोज मेंटेन्ड इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म आर रेलिवेंट। और जो सेक्शन 16 में ही बोला है एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रेलिवेंट। तो ये सारी मतलब नॉर्मल सी बातें हैं, इस तरीके से कोर्ट एविडेंस को अप्रिशिएट करता है। तो उसको रेगुलर बुक मेंटेन करनी थी, जैसे पुलिस को पुलिस डायरी मेंटेन करनी होती है 172 CRPC में। ऐसा मतलब उनसे भी हम चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि कोई पेज मिसिंग तो नहीं है, तो फिर वो डाउट हो जाता है ना। तो यहाँ पे सेकंड जो बोला इन्होंने जब रेशियो हेल्ड की, बट द काउंटर फॉइल वाज रिलेवेंट बीइंग ए मियर स्टेटमेंट टू शो दैट द प्लंडर जो उन्होंने पैसा लूटा है हैड बीन शेयर्ड आफ्टर द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी हैज़ बीन अचीव्ड। तो दिस वाज देयर ऑब्जर्वेशन।
अब वो फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो पहले किया या बाद में किया या फिर ड्यूरिंग द कॉन्स्पिरेसी जब मोशन में थी तब उन्होंने पार्ट लिया। तो जो सेक्शन की लैंग्वेज है, एनीथिंग सेड डन और रिटन बाय ए कॉन्स्पिरेटर विल नॉट बी एडमिसेबल अगेंस्ट हिम और अदर्स इफ इट इज़ डन not done if it is not done in reference to the common intention of the conspiracy, though it might have been done before he joined conspiracy or after he left it, है ना। तो अब इसमें एक लैंडमार्क केस आ जाता है इन केस ऑफ मिर्जा अकबर वर्सेस एम्परर AIR 1940 प्रीवी काउंसिल। द कोर्ट डिनाइड टू एक्सेप्ट द स्टेटमेंट नरेटेड आफ्टर द इंसिडेंट and held that it cannot be accepted because the statement was made after the conspiracy got over. Narration of the past story cannot be accepted under section 10. तो यहाँ पे थ्योरी ऑफ एजेंसी काम करती है, अगर पहले कुछ किया है या बाद में कुछ किया है तो वो कॉन्स्पिरेसी का पार्ट वहाँ पे उसको काउंट नहीं करेंगे। बट ड्यूरिंग द कॉन्स्पिरेसी अगर वो एज ए एजेंट भी काम कर रहे हैं एक दूसरे के और वो चाहे एक दूसरे को नहीं जानते हैं, जैसे कि मैंने इलस्ट्रेशन दिया था, वो आगरा में वो पैसे इकट्ठे कर रहा है, एक लेटर भेज रहा है काबुल से, दूसरा कलकत्ता में बैठा है, तीसरा मुंबई में बैठा है, एक चौथा दिल्ली में बैठा है, पांचवा, और वो आपस में कुछ एक कॉन्स्पिरेसी वेजिंग वार अगेंस्ट द इंडिया कुछ ऐसा कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। तो उस मोमेंट पे जब तक वो मोशन में है क्राइम तब तक उन्होंने चाहे वो एक दूसरे को जानते हों चाहे ना जानते हों, बट उनकी इंटेंशन कॉमन थी कि वॉर वेज करना है अगेंस्ट द कंट्री और उसके लिए वो पैसा और एम्यूनेशंस आर्म्स जुटा रहे थे। तो उस टाइप से फिर वो कॉन्स्पिरेसी, तो उस टाइप से सेक्शन 10 में जब वो पैसे और वो सब अरेंज कर रहे थे तो वो कॉन्स्पिरेसी के पार्ट होंगे, वेदर दे नो ईच अदर और नो नॉट, बट उनकी इंटेंशन कॉमन थी, है ना, वो क्राइम करने के लिए जो अल्टीमेट गोल था। तो इट विल बी पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी एज हेल्ड इन मिर्जा अकबर वर्सेज एम्परर, द लैंडमार्क केस ऑन दिस सेक्शन एंड आर वर्सेस ब्लैक, है ना, जो एविडेंस एक्ट के ड्राफ्ट होने से पहले था, कॉमन लॉ का केस, एंड मिर्जा अकबर वर्सेस एम्परर बाद में आया ये आफ्टर ड्राफ्टिंग सेक्शन 10 में। अब हम डील करते हैं फर्दर जो अनदर इम्पॉर्टेंट हमारा है सेक्शन 24। इसके बाद सेक्शन 11 प्ली ऑफ एली भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बट सेक्शन वो हम लास्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया था। सेक्शन 21 हो गया है, एडमिशन हो गया, सेक्शन 17 ये सब। बट नाउ वी कम टू कन्फेशन, सेक्शन 24। कन्फेशंस हो सकती हैं 3 तरह की, जुडिशियल, एक्स्ट्रा जुडिशियल, और अब वो एक जो थर्ड टाइप है वो रिट्रैक्टेड कन्फेशन हो सकती है कि मान लो पहले उसने कन्फेस कर लिया कि हाँ ठीक है क्राइम किया है, बिकॉज कन्फेशन इज़ द एज हेल्ड इन पकला नारायण केस की वर्सेस एम्परर 1939 का कि आपने कोई गिल्ट और सब्सटेंशली यू हैव एक्सेप्टेड द फैक्ट विच कॉन्स्टिट्यूट गिल्ट ऑफ अ क्राइम, तो वो कन्फेशन होगा। बट उसके बाद आप रिट्रैक्ट वापस कर मतलब अपनी बात से मुकर जाते हो, तो अब उसको कैसे प्रूव करेंगे? रिट्रैक्टेड कन्फेशन और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशंस आर वीक एविडेंसेस, बिकॉज जुडिशियल मजिस्ट्रेट को दे रहे हैं 164 में CRPC 1973। तो और इन फॉर्मल जो फॉर्म उसमें है उस प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करके वॉलेंटरली, तो वो कन्फेशन होगी जुडिशियल कन्फेशन, और वो properly judicial confession is acceptable and it is a sole basis of for conviction, but extrajudicial and retracted confession ये sole basis of conviction नहीं हो सकती। इसके लिए we have to adduce corroborative evidences, हम we have to extract the wheat from sap कि उसमें से कितना सही बात है कितनी गलत है ना, बिकॉज अब वो रिट्रैक्ट कर गया, क्या पता पहले सही बोल रहा था या अभी सही बोल रहा है, या पहले गलत बोल रहा था या अभी गलत बोल रहा है, हम कुछ कह नहीं सकते ना। तो इट शुड बी वॉलेंट्री और प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करने के बाद जो 164 में मैंशनड है कि आपको इससे पनिशमेंट हो सकती है, ये सब मजिस्ट्रेट बताएगा, उसके बाद ही उसको एडमिसेबल करी जाएगी, वार्निंग दी जाएगी प्रॉपर, और वॉलेंट्री होनी चाहिए। सबसे मेजर कन्फेशन का जो प्री रिक्वेसाइट है, प्रीमाइस है। सेक्शन 24 कन्फेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस व्हेन इररिलेवेंट इन क्राइम इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। ए कन्फेशन मेड बाय एन accused person is irrelevant in a criminal proceeding if
the making of the confession appears to the court to have been caused by any inducement, threat or promise having reference to the charge against the accused person proceeding from a person in authority and sufficient a person in authority। अब यहाँ पे सेक्शन 111 ऑफ एविडेंस एक्ट का आ जाएगा। गुड फेथ नहीं है, वो पर्सन इन अथॉरिटी है, अनड्यू इन्फ्लुएंस अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज करके, जैसे पुलिस थर्ड डिग्री या फिर वो सब ले रहे हैं, मतलब डेट्स वाई पुलिस को दिया हुआ कोई स्टेटमेंट की कोई रेलिवेंसी नहीं है, बिकॉज वहाँ पे 111 सेक्शन वायलेट हो रहा है। गुड फेथ है ही नहीं कोई, मतलब दो पार्टी हैं तो उनमें से एक काफ़ी डोमिनेंट पोजीशन में है। पर्सन प्रोसीडिंग जो हैविंग रेफरेंस टू द चार्ज अगेंस्ट द एक्यूज्ड पर्सन प्रोसीडिंग फ्रॉम ए पर्सन इन अथॉरिटी एंड सफिशिएंट इन द ओपिनियन ऑफ कोर्ट टू गिव द एक्यूज्ड person grounds which would appear to him reasonable for supporting that by making it he would gain any advantage or avoid any evil of a temporal nature in reference to the proceedings against him। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि, और इसका मीनिंग हो गया ऑन द बेसिस ऑफ अवर प्रिंसिपल सेक्शन 24 enacts a rule that confession caused by inducement, threat or promise related to charge which give any advantage or avoid any evil, provided threat, inducement or promise was made by person in authority. Confessions are irrelevant where it is made in consequences of threat, inducement or promise. If threat, inducement or promise was given by a person in authority, if that threat, inducement or promise should have reference to charge, जिस चार्ज के बारे में उस पर चार्ज लगाया उसी के बारे में बात हो रही है। इफ़ द थ्रेट, इंड्यूसमेंट और प्रॉमिस शुड बी सफिशिएंट टू गिव एक्यूज्ड सपोर्ट डेट बाय मेकिंग इट ही वुड गेन एन एडवांटेज ऑफ टेम्पोरल नेचर और अवॉइड एन इविल ऑफ टेम्पोरल नेचर, है ना। तो इसमें इंपॉर्टेंट केस लॉस आ जाते हैं। हम लैंडमार्क केस देखते हैं। अब जो एडमिशंस में बता रहा था कि वो कन्फेशन, एडमिशंस क्या है, जीनस है। कन्फेशन इज़ अ स्पीसीज, एडमिशन होता है इनकल्पेटरी, एक्सकल्पेटरी। अब कोर्ट ये आधा आधा एक्सेप्ट नहीं करेगा कि आधा प्रोसिक्यूशन ने ले लिया अपने काम का और आधा डिफेंस ने अपने काम का ले लिया। ये हेल्ड किया था पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में। तो इसमें बोला था कि उस एडमिशंस हैं इनकल्पेटरी या एक्सकल्पेटरी, जज, प्रोसिक्यूशन और डिफेंस उसको कंप्लीट एड्यूस करेंगे एविडेंस में, या फिर कंप्लीट उसको लेके डिसाइड करेंगे केस। ये नहीं कि अपने अपने मतलब का पार्ट उठा लिया वहाँ से और उस पर कर रहे हैं वो। तो इनकल्पेटरी और एक्सकल्पेटरी शुड बी एडमिसेबल एज ए होल, नॉट फॉर scattered use by court, defense or prosecution, either accepted as a whole or rejected as a whole। confession और admission है ना। so this was held in पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस, 1952 का केस है ये, ठीक है। तो अब हम देखते हैं वीरा इब्राहिम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1976 सुप्रीम कोर्ट। पलविंदर कौर भी सुप्रीम कोर्ट 1952 का केस था। वीरा इब्राहिम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1976। इट वाज हेल्ड दैट द स्टेटमेंट इन ऑर्डर टू अमाउंट टू कन्फेशन मस्ट ईदर एडमिट इन टर्म्स ऑफ एन ऑफेंस और एट एनी रेट सब्सटेंशियली ऑल द फैक्ट्स विच कंस्टिट्यूट द ऑफेंस। ये वीरा इब्राहिम में हेल्ड किया था। और इन द केस ऑफ पकला नारायण स्वामी वर्सेज एम्परर AIR 1939 Privy Council, wherein their lordships observed no statement that contains self-exculpatory statement can amount to confession if the exculpatory statement is of some fact which, if true, would negative the offence alleged to be confessed. Moreover, a confession must admit either in terms of offence or at any rate substantially all the facts which constitute the offence. An admission of a gravely incriminating fact, even a conclusively incriminating fact, is not in itself a confession. Example, an admission that the accused is owner of and was in recent possession of the knife or revolver which caused the death with no explanation of any other man's possession, है ना, which caused the death with no explanation of any other man's possession. Therefore, the Privy Council accepted the view of the later set out of high courts, which said that only a direct admission of guilt
a direct admission of guilt only would amount to confession. So this is the essence. In Nisikant Jha versus the State of Bihar 1969, the accused made two contradictory statements. This case of the Supreme Court marks the turning point. The accused was charged with murdering his friend while traveling with him in a train. He was seen washing his clothes in a river flowing near the station where the murder was detected. The news spread to a nearby village and the villager arrested the accused. Blood-stained clothes, papers, and knife were recovered from him, and the blood on them matched with the blood of the deceased. He admitted washing blood-stained clothes, but explained the presence of blood by two contradictory statements. In one of them, he tried to explain by saying that there was a struggle between the two persons in the compartment, one of whom killed the other, and some blood spilled over him in the act of rescue. In another version, he said that a hired boy had robbed and injured him. So उसने दो स्टेटमेंट्स दी है ना. तो अब हम देखते हैं कि इसमें फर्दर थर्ड जो केस आता है इन आर कुप्पुस्वामी वर्सेस स्टेट AIR 2013 सुप्रीम कोर्ट. द एक्यूज्ड मर्डर्ड हिज 10 months ओल्ड डॉटर. 10 month ओल्ड डॉटर को उसने मर्डर कर दिया बाय थ्रोइंग हर इनटू द बेल. अब ये काफ़ी क्राइम्स होते हैं बच्चों के अगेंस्ट. ठीक है, इनटू द वेल. देखते हैं आगे क्या होता है इसमें. इनटू द वेल देन वेंट टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द पंचायत बोर्ड एंड टोल्ड हिम दैट he has thrown his daughter into the well and has killed her. The court observed that the legal position is fairly well settled, that an extrajudicial confession is capable of sustaining a conviction if it is given in a case which will however depend upon the facts and circumstances of each case and is eventually the satisfaction of the court as to the reliability of the confession, keeping in view the circumstances in which the confession is made, the person to whom it is alleged to have been made, and the corroboration. So as I was saying, corroboration if any available as to the truth of such a confession, that will determine whether together the extrajudicial confession ought to be made a basis for holding the accused guilty or not. So it is not a sole basis of conviction. सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन नहीं होगी एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन और रिट्रैक्टेड कन्फेशन. उसको कोरोबोरेशन इज मस्ट फॉर मेकिंग ए कन्विक्शन बेस्ड ऑन दैट एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, है ना. और जुडिशियल कन्फेशन एज आई टोल्ड यू 164 CRPC कंप्लाइंग विथ, उसको कंप्लाई किया है तो ही होगा बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट, नॉट इवन बाय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, पुलिस किसी को नहीं. उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं जो मैं बताऊंगा, जैसे कि सेक्शन 32 है अपना, वो एक्सेप्शन है. ईयर से का भी एक्सेप्शन है वो, है ना. अदरवाइज एडमिशन्स की रिलायबिलिटी नहीं होती. बट इवन अगर 32 में स्टेटमेंट पुलिस डॉक्टर किसी को भी दी है वो भी एक्सेप्टेबल होगी सेक्शन 32(1) में, बिकॉज अब वो पर्सन तो मिल नहीं रहा है, डेथ हो गई है उसकी है फिर, है ना. तो और बट वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए थ्रू आउट. अगर वो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है, अगर 10 कन्फेशन डाइंग डिक्लेरेशंस दी हैं या 5 दी हैं, 4 दी हैं, 2 3 दी हैं, वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए, मटेरियली कंसिस्टेंट होनी चाहिए. मेनली थोड़ा बहुत तो वेरिएशन हो सकता है, जैसे कि किसी की अगर डेथ हो जाती है, हॉस्पिटल ले जाते हुए पुलिस को कुछ और का, डॉक्टर को कुछ और का, मटेरियली डिफरेंट है तो नहीं. मेजर केस हैं पकला नारायण स्वामी वर्सेस पलविंदर को कुशाल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे एंड पकला नारायण स्वामी आर मेजर केसेस ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन. वी विल डील विथ इट एग्जॉस्टिवली. अभी हम सेक्शन 27 को देखते हैं पहले, ये भी इम्पॉर्टेंट है. हाउ मच इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एक्यूज्ड मे बी प्रूव्ड प्रोवाइडेड दैट व्हेन any fact is deposed as discovered in consequences of information received from a person accused of any offense in the custody of police officer, so much of such information, whether it amounts to a confession or not, as relates distinctly to the fact thereby discovered, may be proved. Meaning the principle behind section 27 is
that if the confession of the accused is approved by discovery of facts, then it may be presumed to be true and to have been excluded. In this regard, section 27 says if the accused gives information to police in police custody, then so much of the information which relates distinctly, तो यहाँ पे वर्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है, रिलेट्स डिस्टिंक्टली टू द फैक्ट्स डिस्कवर्ड. अब फैक्ट्स डिस्कवर्ड ये सेकेंड, इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर इन्फॉर्मेशन मे बी प्रूव्ड, बस वही प्रूव होगा. एक तो डिस्टिंक्टली रिलेट होना चाहिए और डिस्कवरी होनी चाहिए. टू थिंग्स हैव टू बी shown for bringing the information within the ambit of section 27. What is fact discovered? What information directly relates to the fact discovered? So important cases आ जाते हैं इसमें हमारे. पुलुकुरी कोटैया वर्सेस एम्परर, इसमें AIR 1947 प्रीवी काउंसिल केस है. इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय ए पर्सन इन कस्टडी वॉज, उसने ऐसा कहा, आई विल प्रोड्यूस अ नाइफ कंसील्ड इन द रूफ ऑफ माई हाउस, does not lead to discovery of the knife having been discovered long ago, है ना. It leads to the discovery of a fact that a knife is concealed in the house of the informant to his knowledge, and if the knife is proved to have been used in the commission of the offense, the fact discovered is relevant. But if to the statement the words are added with which I stabbed a, these words are inadmissible since they do not relate to the discovery of the knife in the house of the informant. The object of the section is to admit evidence which is relevant to the matter under inquiry, namely the guilt of the accused, and not to admit evidence which is irrelevant. तो कहने का मतलब क्या है कि उसने कहा कि I will produce a knife concealed in the roof of my house, या वो कहता है कि एक डेड बॉडी वहाँ पे है, तो इससे क्या होता है कि उसे ये पता है नाइफ है उसके वहाँ पे या फिर डेड बॉडी वहाँ पड़ी है, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि उसने मर्डर कर दिया, है ना. तो वो साबित कैसे होगा? विद विच आई स्टैब्ड, इस अगर नाइफ के या डेड बॉडी के मिलने से ये साबित नहीं होता कि उसने कह दिया कि वहाँ नाइफ पड़ा हुआ है और वहाँ डेड बॉडी पड़ी है, तो इसका मतलब उसको इसकी इन्फॉर्मेशन है, या रिवॉल्वर वहाँ पड़ी हुई है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन है कि रिवॉल्वर वहाँ पड़ी है, नाइफ वहाँ पड़ा है और डेड बॉडी वहाँ पे पड़ी हुई है. तो ये तो किसी को भी पता हो सकता है, विटनेस को भी पता हो सकता है ना, या फिर को एक्यूज ने कई सारे, या बाई स्टैंडर को भी पता हो सकता है. अगर वो देख रहा था तो एज ए विटनेस हो सकता है वो, या किसी से सुन लिया उसको भी पता हो सकता है, या किसी को डरा धमका के बोल दिया कि मेरा क्राइम अपने सर ले लो, जो हिंदी मूवीज़ में होता है, जो थोड़ा सा एक पैसे वाली या फिर पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड पार्टी है, वो बोलती है कि किसी गरीब को बुला के, किसी गरीब वो रिक्शे वाले को बुला लिया या फिर किसी को ऐसे स्ट्रीट वेंडर को कि तू अपने सर मेरा क्राइम ले ले, पुलिस को कबूल कर ले, तो बाकी हम तेरा ध्यान रख लेंगे, जो हिंदी मूवी टाइप. तो इसलिए कोर्ट चाहता है कि रियल क्रिमिनल बच के ना जाए, तो कोर्ट सिर्फ सबूतों पे चलता है, ये रीज़न है उसका. अब क्या है कि उसके नाइफ पता होने से मतलब ये तो नहीं है कि उसने मार दिया. तो अब शायद ये बात आपको समझ आती होगी. तो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सेक्शन 27. तो हमें अब वो प्रूव करना होगा दूसरे एविडेंसेस से, आई विटनेस या जो भी है, कि इसने मारते हुए देखा है उसको, है ना. इसको तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन है कि डेड बॉडी, रिवॉल्वर या फिर नाइफ वगैरह वो कहाँ है. तो दिस इज़ द मेन एसेंस ऑफ दिस सेक्शन. द अब अनदर इम्पॉर्टेंट केस, इन द केस ऑफ मोहम्मद इनायतुल्लाह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, AIR 1976 सुप्रीम कोर्ट 483, that I will tell the place of deposits of the 3 chemical drums which I took out from Haji Bandar on 1st August. The only portion relevant is I will tell the place of deposit of the 3 chemical drums. तो यहाँ पे बात ये हो जाती है कि उसको पता है कि हाँ ड्रम्स यहाँ रखे हैं, है ना. तो इसमें अब हम फर्दर देखते हैं, वही जो मैं आपको पहले बात बता रहा था कि इन्फॉर्मेशन होना किसी चीज़ की और क्राइम में कॉम्प्लिसिटी होना, दोनों बहुत डिफरेंट बात है. तो ये आम आदमी को समझ नहीं आती. अब वो बोल रहा है कि ये सब बोल रहा है, अगर सच में किसी ने किया भी है तो कन्फेशन करेगा ना भाई 164 में. अब वो ऐसा पुलिस को दी गई स्टेटमेंट पे उसका कन्विक्शन नहीं हो जाएगा, वो इररिलेवेंट है. इट विल बी हिट बाय 25-26 ऑफ एविडेंस एक्ट, है ना. पुलिस को दी गई स्टेटमेंट की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो
पुलिस की स्टेटमेंट लोग कैसे देते हैं, किन हालातों में देते हैं, सबको पता है। तो I will tell the place of deposit of the three chemical drums because it is distinctly related to the fact discovered. Distinctly means directly, strictly, unmistakably. Suppose the accused gives a statement, I have removed the karas, I have pushed the body in the well and have placed the karas with A. Later, if the karas are recovered from A, then the part of the statement he said that he placed karas with A will be admissible because it is this part of the statement which leads to discovery of fact. The first part of the statement would be inadmissible. Court observed that for application of section 27, the statement must be split into its components, and only those components or portions which were the immediate cause of the discovery would be legal evidence and not the rest which must be rejected. तो पुलिस को दी गई स्टेटमेंट की उतनी वैल्यू है सेक्शन 27 में। जो एक्सेप्शन है सेक्शन 24 टू जो रन करते हैं हमारे सेक्शन 30, स्पेशली 25, 26, 28, इन सब का मतलब ये 29, इन सब के लिए एक्सेप्शन आ जाता है 24 से ऑनवर्ड्स। हमारा सेक्शन 27 पुलिस को दी गई स्टेटमेंट की यहाँ पे वैल्यू हो जाती है, प्रोवाइडेड कि काउंटर पार्ट डिस्कवरी होनी चाहिए, उतनी स्टेटमेंट की वैल्यू होगी बस पुलिस के दी गई जहाँ डिस्कवरी हो रही है ना। पुलिस जिसके लिए रिकवरी वर्ड यूज़ करती है वही कि कोई सबूत मिल रहा है, उतनी स्टेटमेंट मानी जाएगी। जैसे उसने बोला नाइफ या रिवॉल्वर, तो वो रिकवर हो गई, ठीक है, इसको इस बात का पता था। अब ज़रूरी नहीं है कि इसने मर्डर किया भी हो तो उसके लिए और सबूत देने पड़ेंगे। अभी तो हम इतना मान के चलेंगे कि हाँ इसे नॉलेज थी कि रिवॉल्वर यहाँ है। वो किसी विटनेस को भी हो सकती है, कोई छुप के देख रहा था क्राइम, उसे भी हो सकती है, बात तो पता है ना। तो और दूसरे इंपॉर्टेंट केसेस हैं अग्नू नगेसिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1965 एंड देवमन उपाध्याय वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड काथी कालू ओगड़ वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। काथी कालू ओगड़ वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी हेल्ड की थी कि सेक्शन 27 इज़ नॉट वायलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो हमारे आर्टिकल्स हो जाते हैं 14, 19, 21 है ना, कि इनके वायलेशन में नहीं है, ठीक है, इसको रिपील नहीं करेंगे या इसको ऑमिट नहीं करेंगे। इन अनदर केस अंतर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2004 सुप्रीम कोर्ट केस। In this case, it was held by Supreme Court that the fact of which evidence is sought to be given must be relevant to the issue. It must be borne in mind that the provision has nothing to do with question of relevancy. The relevancy of the fact discovered must be established according to the prescriptions relating to relevancy of other evidence connecting it with the crime in order to make the fact discovered admissible. The fact must have been discovered. The discovery must have been in consequences of some information received. This is important. From the accused and not by accused's own act. अब वो उसके accused के behavior से या उससे उसके खुद के एक्ट से नहीं, जो उसने इन्फॉर्मेशन दी है उससे कुछ डिस्कवरी होनी चाहिए। द persons giving the information must be accused of any offense. मतलब जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो अक्यूज होना चाहिए पहले। ये नहीं कि विटनेस तो इन्फॉर्मेशन देगा ही देगा डेफिनेटली। कई बार वो हिंदी फिल्मों में देखिए, पुलिस जो है वो विटनेस को ही उनको कुछ नहीं मिलता है तो वो विटनेस को ही पकड़ के एक्यूज बना देते हैं, है ना, जो इन्फॉर्मेशन देने आ रहा है। तो वैसा नहीं चलेगा, प्रैक्टिकली कोर्ट में वैसा नहीं होता है, वो थोड़ा फिक्सन और मूवीज़ में ही होता है। और होता भी होगा तो ऐसा मतलब उनको किसी अच्छे लॉयर से कंसल्ट करना चाहिए जो उनको सेव कर सके पुलिस के अगेंस्ट, दिस मेलाफाइड एक्शन के अगेंस्ट जो पुलिस ऐसा स्टांस लेती है। ही मस्ट बी इन कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर, और पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में होना चाहिए। कस्टडी भी हो सकती है, एक तो एक्टिव कस्टडी है या फिर वो ऐसा इनडायरेक्ट कंस्ट्रक्टिव कस्टडी हो सकती है ना, जो सेक्शन 25 में बोला एक्टिव और सेक्शन 26 में इनडायरेक्ट कस्टडी। तो इन महबूब अली एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2012 द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड that for
The application of Section 27 of Evidence Act, admissible portion of confessional statement has to be found as to a fact which was the immediate cause of the discovery. Only that would be part of legal evidence and not the rest. In a statement, if something new is discovered or recovered from the accused which was not in the knowledge of the police officer before disclosure statement, तो इसको डिस्क्लोजर स्टेटमेंट कहते हैं, ऑफ द एक्यूज्ड इज रिकॉर्डेड, इज एडमिसिबल इन द एविडेंस. द बेसिक आइडिया एम्बेडेड इन सेक्शन 27 ऑफ एविडेंस एक्ट इज द डॉक्ट्राइन ऑफ कन्फर्मेशन. सो डॉक्ट्राइन ऑफ कन्फर्मेशन पे काम करता है सेक्शन. वाई? सब्सिक्वेंट इवेंट्स. द डॉक्ट्राइन इज फाउंडेड ऑन द प्रिंसिपल डेट if any fact is discovered in a search made on the strength of any information obtained from a prisoner, such discovery is a guarantee that the information supplied by the prisoner is true. The information might be confessional or exculpatory in nature, but it results in the discovery of a fact. It becomes reliable information. तो ज़रूरी नहीं है कि इम्प्लीकेट ही कर रहा हो, उसके फ़ायदे के लिए भी हो सकती है और उसके अगेंस्ट भी हो सकती है वो इन्फॉर्मेशन, तो पुलिस उस पर रिलाई करेगी दोनों पे. Hence, the legislature permitted such information to be used as evidence by restricting the admissible portion to the minimum. अब सेक्शन 28 ये सब तो डील कर लिए थे हमने लास्ट मैराथन वीडियो में, आप उस वहाँ पे सुन सकते हैं इसे. उसके बाद ही आई वुड सजेस्ट कि इसको आप पहले मैराथन वीडियो को सुने, उसके बाद इस वाले वीडियो लेक्चर पे जाएं, बिकॉज दिस इज़ मोर टेक्निकल. यहाँ पे हम एग्जॉस्टिवली डील कर रहे हैं इंग्रेडिएंट और सेक्शंस और केस लॉज से. वहाँ पे हमने कम्प्लीटली मतलब एक 0 to 100 एक ऐसे लेवल से शुरुआत की थी. यहाँ पे आपका ऑलरेडी एक प्रीवियस नॉलेज होनी चाहिए टू अंडरस्टैंड दिस, कि मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ. एक हाईली टेक्निकल लैंग्वेज में और इस टाइप के टर्म्स यूज़ करके हम यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं. तो कन्फेशन मेड आफ्टर सेक्शन 28 में बोलता है आफ्टर रिमूवल ऑफ इम्प्रेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस रिलीवेंट, है ना. तो यहाँ रिट्रैक्टेड कन्फेशन, जैसे संजय दत्त वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस है 2013 का, रिट्रैक्टेड कन्फेशन. इस देखते हैं इसमें क्या हुआ. इट हैज़ बीन कंटेंडेड दैट सिंस द कन्फेशन ऑफ द अपीलेंट संजय दत्त हैज़ बीन रिट्रैक्टेड, हैंस it is not trustworthy and it would not be safe to place reliance upon it. After the recording of his confession within 10 days, the accused was released on bail by High Court and the accused remained free for a considerable period of time. The retractions were made many months after the recording of the confession. The court, relying on the case of State of Maharashtra versus Bharat Chaganlal Ragani and others, AIR 2002 Supreme Court, observed that there is no denial of the fact that the judicial confessions made are usually retracted, है ना. तो ये यूजुअल प्रैक्टिस है, जो जुडिशियल कन्फेशंस होती हैं रिट्रैक्ट कर लेते हैं लोग. रिट्रैक्टेड कन्फेशंस आर गुड कन्फेशंस, उनकी वो वैलिडिटी कम नहीं हो जाती. बट कन्फेशंस इफ हेल्ड हैव बीन मेड वॉलंटरीली एंड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ लॉ, सेक्शन 164 CRPC, उसके अकॉर्डेंस उसको कंप्लाई करके होना चाहिए जुडिशियल कन्फेशन. कोरोबोरेशन ऑफ द कन्फेशनल स्टेटमेंट इज़ नॉट ए रूल ऑफ लॉ बट ए रूल ऑफ प्रूडेंस. तो इट इज़ नॉट ए रूल ऑफ लॉ बट ए रूल ऑफ प्रूडेंस. जैसे कि वो अकम्प्लिस सेक्शन 133 में, उसको अगर हम एज पर इफ रीड करें सेक्शन 114 इलस्ट्रेशन बी के साथ, तो अकेडमिकली तो उसको एज ए कर सकते हैं कन्विक्ट्स based on the testimony of जो को एक्यूज्ड है, अकम्प्लिस है ना उसके. बट इट्स अ रूल ऑफ प्रूडेंस कि कोरोबोरेशन भी किया जाए. सो यहाँ पे वेदर इन ए गिवन केस कोरोबोरेशन इज सफिशिएंट वुड डिपेंड अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस. तो इस टाइप से हम अप्रिशिएट करते हैं एविडेंस को. अब हम आ जाते हैं सेक्शन 29, 30, ये सब हमने डील कर लिए थे. 31 अब के सेक्शन 30 में मैंने बताया था कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश और हारून हाजी अब्दुल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जो इम्पोर्टेंट केसेस हैं. अब उसके इंग्रेडिएंट हैं सेक्शन
30 के जो मेनली हम बात करें तो एक तो पर्सन व्हेन मोर persons than one are being tried jointly for the same offense सेम होना चाहिए, and a confession made by one of such person affecting himself and some other of such persons is proved। खुद के अगेंस्ट भी होनी चाहिए, दूसरे के अगेंस्ट भी होनी चाहिए, नहीं कि सिर्फ दूसरे के अगेंस्ट बोल रहा है, दूसरे के अगेंस्ट बोल रहा है सिर्फ, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। खुद को भी इम्प्लीकेट करे, दूसरे को भी करे, और जॉइंट ट्रायल हो, सेम ऑफेंस हो, है ना, इज प्रूव्ड। कोर्ट में टेक इनटू कंसिडरेशन सच कन्फेशन एज अगेंस्ट सच अदर पर्सन एज वेल एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स सच कन्फेशन। ऑफेंस एज यूज्ड इन दिस सेक्शन इंक्लूड्स द अबेटमेंट ऑफ और अटेम्प्ट टू कमिट सच ऑफेंस। सेक्शन 30 ऐसा बोलता है। बोबोनी साउ वर्सेस द किंग 1949 प्रिवी काउंसिल केस। इसके मैं सेक्शन 30 की आपको इंपॉर्टेंट केस बता ही देता हूँ। एविडेंसरी वैल्यू ऑफ कन्फेशन ऑफ को एक्यूज, जो सेक्शन 30 में मैंने इंग्रेडिएंट्स तो बता दिए, सेम ट्रायल, खुद के अगेंस्ट भी बोले, दूसरे के भी बोले, और जो कन्फेस कर रहा है को एक्यूज, और सेम चार्ज होना चाहिए, सेम ट्रायल, जॉइंट ट्रायल होना चाहिए, इनफैक्ट सेम फॉर सेम ऑफेंस, है ना। उसको 319 जो CRPC है वो भी आ जाएगा कि बाद में उसको जॉइंट ट्रायल पे बुला लिया, वो सेशन जज कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि ये भी था इसमें क्राइम में, है ना। तो 319 CRPC वो भी आ जाएगा मोशन में। जॉइंट ट्रायल है सेम ऑफेंस के लिए, वो ज़रूरी नहीं है कि चार्जशीट में नाम हो या FIR में नाम हो, मतलब बाद में अगर उसको सेशन जज बुला लेते हैं 319 में, तो ट्रायल तो जॉइंट है, या ट्रायल जॉइंट की बात कर रहे हैं, FIR या फिर चार्जशीट में नाम होने की बात नहीं कर रहे हैं। ट्रायल के लिए तो सेशन जज के पास अथॉरिटी है, वो बाद में भी उसको समन कर सकते हैं या वारंट इशू कर सकते हैं कि उनको लगता है कि ये नहीं है और इसके साथ कोई और भी था, या फिर ये 3-4 बंदे थे या 2 ही हैं और भी थे साथ में जो जिनका चार्जशीट में नाम नहीं है, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। ऐसा लगता है सेशन जज को कि यहाँ 2 हैं, और लेकिन वहाँ पे जो साथ में थे इसके 5-6 बंदे, और उनका नाम पुलिस ने या जैसे भी मेलाफाइड लिया, कैसे भी मतलब करप्ट प्रैक्टिसेस की वजह से अगर हटा दिया है चार्जशीट से नाम, या FIR में ही नाम नहीं डलवाया था, या फिर किसी का नाम FIR में है भी, तो सेशन जज को लगता है कि इसके अगेंस्ट कोई चार्ज बनते नहीं है, तो वो हटा भी सकते हैं। तो ये सब तो कोर्ट की अथॉरिटी है, और उनके पास कोई वो मतलब दे आर नॉट बाउंड कि वो चार्ज FIR में जो नाम है उसी को एक्सेप्ट करेंगे, या फिर जितने हैं उतने ही एक्सेप्ट करेंगे। वो और भी लोगों को समन या वारंट इशू कर सकते हैं अगर उनको लगता है तो, कि और भी एडिशनल लोग थे, या फिर जो हैं उनमें से भी हटा के कम को कन्विक्ट कर सकते हैं, है ना। तो फिर वो जो सेक्शन 221, 223 वो सब जाते हैं कि ऑफेंसेस मतलब ऑफेंस, कम ऑफेंस के लिए ज़्यादा ऑफेंस के लिए पनिशमेंट, या फिर CRPC, या फिर चार्ज अल्टर करना है 216 में, एडिशनल एविडेंस विटनेस वो सब बुलाने हैं 311 में, उसको एक्यूज को CRPC में एग्जामिन करना है 311, 313 में, है ना। जैसे कि विटनेस को बुला लिया, कोर्ट विटनेस होता है 311, 313 में, उसको करना है ना, एक्यूज को एग्जामिन। तो ये सब सेशन कोर्ट कर सकता है ड्यूरिंग ट्रायल। तो एविडेंसरी वैल्यू ऑफ कन्फेशन ऑफ को एक्यूज, द कन्फेशन ऑफ को एक्यूज मे ओनली बी टेकन इनटू कंसिडरेशन अलॉन्ग विद द अदर एविडेंस in the case, and it cannot be alone form the basis of a conviction. It can be used only if necessary to corroborate other evidence of the record. So on record other evidence भी उनसे corroboration हो रहा है तभी उसको लेंगे. It can only be used to help to satisfy a court that the other evidence is true. ये बोबोनी साउ वर्सेस किंग एम्परर में बोल रहा था 1949 प्रीवी काउंसिल। Confessions of one co-accused cannot be used for the purpose of corroborating the confession of another co-accused। अब दोनों ही चोर हैं और एक दूसरे के अगेंस्ट कन्फेशन या वो जो बोल रहे हैं, तो उनकी बात पे भरोसा नहीं किया जा सकता। वो सेक्शन 14 एविडेंस एक्ट एक्सप्लेनेशन 2 वो भी आ जाएगा, प्रीवियस कन्विक्शन, या फिर इन्होंने इनका डिमीनर ठीक नहीं है 281 जो डिमीनर की बात करता है CRPC, ऑर्डर 18 रूल 12 जो CPC में बात करते हैं डिमीनर की, उससे भी पता चल जाता है कि ये जेस्चर से कुछ और बोल रहा है, वर्ड से कुछ और बोल रहा है ना, तो कोरोबोरेट नहीं होता है वो भी। स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस कुट्टी एट लक्ष्मी नरसिम्हन
2001 सुप्रीम कोर्ट केस, इसमें बोला था कि दो को एक्यूज्ड के कन्फेशंस एक दूसरे के लिए करोबरेशन का काम नहीं कर सकते. कन्फेशन ऑफ को एक्यूज्ड विल प्ले द रोल ओनली ऑफ प्रोवाइडिंग द मिसिंग लिंक. इतना ही काम करेगा बस वो, मिसिंग लिंक पूरा करने का. विल एक्ट ओनली एज indicative evidence and in itself it will not be as a strong piece of evidence as it will be against the person who made confession. ठीक है. तो इन कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश AIR 1952 सुप्रीम कोर्ट, 4 persons were charged with murder and at the trial one of them confessed implicating the applicant. The Supreme Court said the proper way to approach a case of this kind is first to marshal the evidence against the accused, excluding the confession altogether from consideration and to see whether if believed, अगर उसको भरोसा कर लेते हैं उसकी कन्फेशन को, a conviction would safely be based on. तो पहले ये देखना पड़ेगा. In the case of Ram Swarup Singh versus Emperor AIR 1937 Calcutta bench ने डिसाइड किया था. It was held that if the accused makes a confession and thereafter the accused dies, his confession could still be taken into consideration. But corroboration होना चाहिए है ना, को accused है भाई, सोल कन्फेशन थोड़ी है वो जो जुडिशल कन्फेशन होती है. तो इट्स अ मैटर ऑफ प्रूडेंस. In Harun Haji Abdullah versus State of Maharashtra 1968 Supreme Court, customs officer arrested some gold smugglers and recorded confessional statements from them independently and simultaneously. अलग अलग बिठा के simultaneously है ना. In the trial of the appellant and others, one of the confessing accused was examined as a prosecution witness. अब वो देखो prosecution witness approver बन गया. Another confessing accused retracted his confession and died after the joint trial, but before delivery of judgment. Question was whether the evidence of the accomplice could be acted upon. The Supreme Court, convicting the accused, held the confession of the accused who died could be taken into consideration against the appellant even though it was retracted, as all the conditions of section 30 are satisfied. तो ये वाली बात हो जाएगी. इवन वो 32 क्लॉज 1 में भी आ जाएगा. अब तो वो डेथ हो चुकी है उसकी, है ना, बट वो रीज़न ऑफ डेथ नहीं था, बट स्टिल ठीक है. उसकी कन्फेशन की वैल्यू 30 में ज़्यादा मोर प्रोमिनेंट होगी, सेक्शन 30 में, क्योंकि वो उसका कॉज ऑफ डेथ नहीं था. बट अदर स्टेटमेंट्स में तो आ ही जाएगा. सेक्शन 164 CRPC के कन्फेशन के अलावा और भी स्टेटमेंट्स होती हैं उसमें. सो स्टेटमेंट सेक्शन 32 नाउ. लेट अस कम टू सेक्शन 32 डियर फ्रेंड्स. द statements by persons who cannot be called as witness. Cases in which statement of relevant fact by person who is dead or cannot be found etc. is relevant. Statements written or verbal of relevant facts made by a person who is dead or who cannot be found, who has become incapable of giving evidence or whose attendance cannot be procured without an amount of delay or expense, which under the circumstances of the case appears to the court unreasonable, are themselves relevant facts in the following case. When it relates, number 1, when it relates to cause of death, when the statement is made by a person as to the cause of his death or as to any of the circumstances of the transaction which resulted in his death, in case in which the cause of that person's death comes into question. Such statements are relevant whether the person who made them was or was not at the time when they were made under expectation of death, and whatever may be the nature of the proceeding in which the cause of his death comes into questions. तो इंडिया में एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ होना जरूरी नहीं है, बट इंग्लिश लॉ में एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ होना जरूरी है फॉर स्टेटमेंट टू बी अ डाइंग डिक्लेरेशन, है ना. तो ये डिफरेंस आ जाता है हमारा इंडियन और इंग्लिश लॉज में. अब सेकंड इसमें आ जाती है कंडीशन सब सेक्शन 32 क्लॉज 2 सबसेक्शन 2 और इज मेड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस. सबसेक्शन 3 और इज or against the interest of makers. Subsection 4 or gives opinion as to public right or custom
or matters of general interest. 5. Or relates to existence of relationship by blood marriage or adoption. 6. Or is subsection 6 or is made in will or deed relating to family matters, है ना. तो बाय ब्लड मैरिज और अडॉप्शन टाइप के जो फैमिली मैटर्स हैं उसमें. सबसेक्शन 7 और इन डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू ट्रांजेक्शन मेंशन्ड इन सेक्शन 13 क्लॉज ए. When the statement is contained in any deed, will or other document which relates to any such transaction as is mentioned in section 13 clause A or subsection 8 or is made by several persons and expresses feelings relevant to matter in question. तो इम्पॉर्टेंट है इस सेक्शन के मोशन में आने के लिए. स्टेटमेंट मेड बाय फॉलोइंग पर्सन्स विल बी रेलिवेंट अंडर दिस सेक्शन, जो अंडर 8 सर्कमस्टांसेस मैंने बताए थे, अंडर सब सेक्शन 1 to 8 ऑफ सेक्शन 32. अब जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो हैं पर्सन हु इज़ डेड. स्टेटमेंट्स मेड बाय फॉलोइंग पर्सन विल बी रेलिवेंट अंडर दिस सेक्शन. पर्सन हु इज़ डेड, पर्सन हु कैन नॉट बी फाउंड, पर्सन हु हैज़ बिकम इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, और पर्सन नंबर 4, पर्सन हुज अटेंडेंस कैन नॉट बी प्रिक्योर्ड विदाउट एन अमाउंट ऑफ डिले और एक्सपेंस which under the circumstances of the case appears to the court unreasonable. Thus a proof of the following fact will have to be offered in the first instance to make the evidence relevant. तो ये सब आ जाते हैं इसमें. ये 8 सेक्शंस आप एक बार देख लीजिए डिटेल में. ओवरऑल तो मैंने बता ही दिया है. और इसमें इंपॉर्टेंट जो केसेस आ जाते हैं हमारे वो हैं पकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर 1939, AIR 1939, प्रिवी काउंसिल. इन इसके ये लैंडमार्क केस है इसका, तो इसको मैं आपको रेशियो बताता हूँ. देयर लॉर्डशिप्स एक्सप्लेनिंग द फ्रेज सर्कमस्टांसेस ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑब्जर्व्ड, द स्टेटमेंट मे बी मेड बिफोर द कॉज ऑफ डेथ हैज़ अराइजन और बिफोर द डिजीज्ड हैज़ एनी रीजन टू एंटिसिपेट हिज डेथ. द सर्कमस्टांसेस मस्ट बी सर्कमस्टांसेस ऑफ द ट्रांजेक्शन, general expression indicating fear or suspicion whether of a particular individual or otherwise and not directly related to the occasion of death will not be admissible. But statements may be made by the deceased that he was proceeding to the spot where he was in fact killed, or as to his reason for so proceeding, or that he was going to meet a particular person, or that he had been invited by such person to meet him, would each of them be circumstances of the transaction, and would be so whether the person was unknown or was not to the person accused, है ना. was not the person accused. इसमें होगा कि अब इसमें हो क्या रहा था कि किसी से इसने पैसे बोरो किए थे और उससे अपनी वाइफ को बोल के कि मैं उससे पैसे लेने जा रहा हूँ, और वहाँ पे चला गया था और पैसे लेने दूसरे सिटी में, और उसके बाद इसकी डेड बॉडी मिली थी. जो ट्रेन खड़ी होती है यार्ड में, वहाँ पे डेड बॉडी मिली थी एक ट्रंक में. तो हुआ क्या कि ये पकला नारायण जिससे पैसे लेने गया उसको इसको एज एन एक्यूज्ड एरे किया गया, और बाद में पता चला कि ठीक है, और डाइंग डिक्लेरेशन दी उसने. अपने वाइफ को इतना ही बोला, उसको डाइंग डिक्लेरेशन, बिकॉज ये ट्रांजेक्शन हो गया ना कि पैसे के लिए मर्डर कर दिया, तो अपनी वाइफ को बोल के गया था कि पैसे लेने जा रहा हूँ डिजीज्ड. तो वो उसके बाद उसकी लास्ट स्टेटमेंट यही थी अपनी वाइफ से जो उसकी बात हुई थी. तो उसके बाद उसकी डेड बॉडी मिली, तो जिससे पैसे लेने जा रहा था, तो देयर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रजम्पशन कि उसी ने उसकी डेथ कॉज की है, क्योंकि वहाँ तो चला गया था, वो उसके घर तक भी गया था. उसके बाद जब उसके घर से निकला तो फिर उसकी डेड बॉडी मिली बस. तो दिस वाज द केस, ये फैक्ट है इसके. अनदर इम्पॉर्टेंट केस इज कुशाल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे. जो अपनी स्टेटमेंट है डाइंग डिक्लेरेशन की ये कंसिस्टेंट होनी चाहिए, चाहे पुलिस को दे, चाहे डॉक्टर को, चाहे स्ट्रेंजर को, चाहे नोन अननोन रिलेटेड किसी को भी दे, बट ये कंसिस्टेंट होनी चाहिए. अब वो जब इसके डेथ के बाद जब डेथ हो जाएगी तभी तो डाइंग डिक्लेरेशन होगी, अदरवाइज तो 164 की स्टेटमेंट हो जाएगी अदर देन कन्फेशन, जो सेक्शन 145 में कॉन्ट्राडिक्ट और 157 में कोरोबरेशन के काम आ सकती है फर्दर ऑन ट्रायल में. बट अगर उसको डाइंग डिक्लेरेशन बोलना है तो उसकी डेथ होने के बाद ही बोला जाएगा, है ना. और इसका मैक्सिम है सेक्शन 32 का नीमो मोरिटोरस प्रोजुम्टर मेंट्रे. ए मैन विल
नॉट मीट हिज मेकर विद अ लाई इन हिज माउथ। जो जिसकी डेथ होने वाली है उसको पता है कि वो अपने रियल जिसने उसके साथ रॉन्ग किया उसे फंसाएगा या किसी इनोसेंट को फंसाएगा। तो ऐसा तो बहुत ही रेयर है, शायद ही 1% चांस हो 100 में से कि किसी इनोसेंट को फंसाए वो। अदरवाइज़ तो जिसने उसके साथ रॉन्ग किया है, कोई भी जेन्युइन कोई भी रीजनेबल पर्सन उसी का नाम लेगा ना जिसने उसके साथ रॉन्ग किया है, क्योंकि अब वो तो मर ही रहा है, उसकी तो डेथ हो ही रही है, तो वो क्यों किसी इनोसेंट को फंसा के जाना चाहेगा। तो ये इसका बेस रैशनले है इस सेक्शन के ड्राफ्टिंग के पीछे। अनदर केस इंपॉर्टेंट केसेस हैं इसमें। कुशाल राव स्टेट ऑफ बॉम्बे 1958 सुप्रीम कोर्ट केस है। इसमें बोला था कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, डॉक्टर पुलिस जो भी मतलब बोले, ये नहीं कि वो कोरोबरेट ही नहीं हो रही है, किसी किसी को अलग अलग मटेरियली डिफरेंट नहीं होनी चाहिए स्टेटमेंट्स, मतलब मैच करनी चाहिए। अगर वो बोल रहा है ए ने, डॉक्टर को बोल रहा है ए ने मेरी डेथ कॉज की है, तो पुलिस को बोल रहा है या फिर जाते टाइम हॉस्पिटल पहुंचते टाइम या कहीं रास्ते में किसी को मिला तो भी बोल ए का नाम ले रहा है हर जगह, ठीक है, और ए ने इस तरीके से जला के मार दिया, ठीक है, तो ये सही है। अब बोल रहा है कि एक को बोल रहा है ए ने मार दिया, दूसरे को बोल रहा है बी ने मार दिया, एक इस तीसरे को बोल रहा है इसने गोली मार दी थी, चौथे को बोल रहा है उसने मेरे ऊपर वो पॉइजन दे के मार दिया। तो ये सब नहीं है, फिर तो वो बकवास कर रहा है, मतलब किसी ना किसी को, और अपने कॉग्निटिव एबिलिटीज़ उसकी अफेक्ट हो चुकी हैं और किसी को भी उल्टा फुल्टा फंसा रहा है। तो अब थोड़ी किसी को कन्विक्ट कर सकते हैं उसके बेस पे, क्या पता किसके अगेंस्ट सच बोल रहा है किसके अगेंस्ट झूठ बोल रहा है, अपने सेंसेस में ही नहीं है। बिकॉज सेक्शन 118 में सेंसेस में होना और लॉजिकली इस चीज़ों को समझना ज़्यादा ज़रूरी है, तभी वो उसकी टेस्टिमनी एक्सेप्ट करी जाएगी। अगर किसी को वो समझ ही नहीं आता है क्या बोल रहा है और उसकी स्टेटमेंट्स का क्या मतलब है, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी ना। बिकॉज रीजनेबली मतलब क्वेश्चन को समझना ज़्यादा ज़रूरी है आंसर करने के लिए, अदरवाइज़ वो रिलायबल नहीं है विटनेस और उसकी टेस्टिमनी एक्यूज्ड की भी। तो डियर फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट केस है पकला नारायण स्वामी और कुशाल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे के बाद सुरेश चंद्रा जाना वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2017। And the importance of the Dang Declaration under Section 32 was discussed. The principle underlying Dang Declaration Section 32 of the Indian Evidence Act is nemo meritorius presumptor mentere. The man will not meet his maker with a lie in his mouth. Dang Declaration is one of the exceptions to the rule of hearsay. It will settle that there is no absolute rule of law that the Dang Declaration cannot form the sole basis of conviction unless it is corroborated. Without corroboration भी वो sole basis of conviction हो सकती है, but it should be consistent. रूल तो ये है, और किसी को भी दे सकते हैं ये, अनलाइक कन्फेशन जरूरी नहीं है कि जुडिशल मजिस्ट्रेट को, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, रिलेटेड, नॉन रिलेटेड, पुलिस, डॉक्टर, एनीवन. The rule requiring corroboration is merely a rule of prudence. Moreover, if the person making the Dang declaration survives, then the statement would not be admissible under Section 32 of the Indian Evidence Act. Rather, such statements may be admissible under Section 157 of the Indian Evidence Act and 145 of Indian Evidence Act. तो इसके मैं सारे इंपॉर्टेंट और फी केसेस बता देता हूँ। इन केस ऑफ रंजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, AIR 1952, हिमाचल प्रदेश, द डिजीज्ड had written a letter to his brother that the relationship with his wife is not cordial and that he also apprehended danger to his life from his wife. So these letters, which were written by the deceased 5 years prior to the incident were sought to prove. It was held that the letters are admissible under Section 32(1) as dying declaration because they allege of the circumstances that brought about his death. In Ratan Gond versus State of Bihar, another DD case, dying declaration case, AIR 1959, Supreme Court 18. The accused has charged with the murder of a girl named Baisakhi. According to the prosecution version, the mother of the deceased Baisakhi went to forest for the purpose of plucking wild berries, leaving her two daughters Baisakhi and Agni in the house. And when she returned back, she found Agni alone in the house. When she inquired, Agni informed the mother that the accused molested her sister Vaisakhi and also caused her death in the course of that transaction. Agni also made a similar statement to other person which the sarpanch and the police constable and to the police constable. वैसे तो ये कन्फेशन एक्सेप्टेबल नहीं है
सरपंच और पुलिस वगैरह को है ना, सिर्फ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर वो एक्स्ट्रा जुडिशियल है तो वीक है, बट यहाँ पे डाइंग डिक्लेरेशन में जो अदर स्टेटमेंट्स भी आ जाती हैं 164 वो, और ये डाइंग डिक्लेरेशन में तो सभी एक्सेप्टेबल है, बट बस कंसिस्टेंसी होनी चाहिए. सो टू सरपंच एंड टू पुलिस कांस्टेबल, बट बिफोर द हर स्टेटमेंट कुड बी रिकॉर्डेड इन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स. अग्नि ऑल्सो डाइड एंड हर स्टेटमेंट वॉज साउट टू बी proved under section 32(1). It was held that the declaration made by Agni is inadmissible because it is not as to cause of her death. It is as to the cause of her sister's death. ये हेल्ड किया था कि उसकी डेथ के बारे में नहीं थी, वो उसकी सिस्टर की डेथ के बारे में थी. तो दिस वॉज द रेशियो रतन गॉन्ड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में. देन तो उसकी डेथ के लिए उस एक्यूज को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, बट उसकी सिस्टर की डेथ के लिए ऑब्वियसली किया जा सकता है, बिकॉज उसकी सिस्टर की डेथ की स्टेटमेंट तो उसकी सिस्टर ने जो उसे बोला होगा या एक्शंस जो हुए थे उस टाइम, मॉलेस्टेशन जो भी ट्रांजैक्शन था उसने ऑब्जर्व किया खुद, और सी वॉज अ विटनेस. तो उसकी डेथ के लिए कन्विक्ट नहीं कर सकते एक्यूज्ड को, बट उसकी सिस्टर के लिए ऑब्वियसली कर सकते हैं. तो ये जो इंपॉर्टेंट केस है कुशाल राव, इसके भी मैं आपको फैक्ट्स बता देता हूँ. कुशाल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, ईयर्स 1958. सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल्स लेड डाउन इन पगला नारायण स्वामी. द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट इट वॉज नॉट एन एब्सोल्यूट रूल ऑफ लॉ दैट other evidence must corroborate a dying declaration. A dying declaration, even if uncorroborated, can form the sole basis of conviction. But each case must be determined on its own facts, keeping in view the circumstances in which the dying declaration was made. It cannot be laid down as a general proposition that a dying declaration stands on the same footing as another piece of evidence and has to be judged in the light of surrounding circumstances with reference to principles governing the weighing of evidence. तो एविडेंस वे किया जाता है, जैसे 134 सेक्शन में मैंने लास्ट मैराथन वीडियो में बताया था कि नंबर से मतलब नहीं है, सोल विटनेस के उस पर भी कन्विक्शन हो सकता है. एविडेंस टू की ग्रेविटी देखी जाती है, ना कि नंबर. ए डाइंग डिक्लेरेशन विच हैज़ बीन रिकॉर्डेड बाय ए कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट इन द प्रॉपर मैनर, दैट इज़ टू से इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स, and as far as practicable in the words of the maker of the declaration, stands on much higher footing than a dying declaration which depends upon oral testimony, which may suffer from all infirmities of human memory and human character. ठीक है, तो रिटर्न ज़्यादा बेटर है क्वेश्चन आंसर फॉर्म में. In order to test the reliability of a dying declaration, the court has to keep in view the circumstances like the opportunity of a dying man for observation, whether the capacity of the man to remember the facts stated had not been impaired at the time he was making the statement by circumstances beyond his control, and the statement has been consistent throughout. If he had several opportunities of making a dying declaration apart from the official record of it, and that the statement had been made at the earliest opportunity and was not the result of tutoring by interested parties. तो कोई ट्यूटरिंग नहीं हुई है, जैसे कि मोस्टली डावरी डेथ केसेस में होता है कि या फिर कुछ ऐसे बच्चे की कोई अगर उस डेथ हो रही है तो किसी को उसको बहला फुसला के या कोई थोड़ा इंसेन है तो बुलवाया जा सकता है, उसके रिलेटिव्स वगैरह कुछ अनड्यू प्रेशर उसके जो फैमिली के सीनियर मेंबर्स हैं किसी को इम्प्लीकेट कराना हो, तो ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं प्रैक्टिकली. तो उस माहौल में देखा जाएगा कि ट्यूटरिंग तो नहीं हो सकती थी उसकी, तो वो एक एक्सेप्शन हो जाता है डाइंग डिक्लेरेशन का, जो उसको उसकी क्रेडिबिलिटी पर डाउट रेज किया जा सकता है. और दूसरा हो जाता है कि कंसिस्टेंसी नहीं है, तो वो डाउट रेज करता है. इसके अलावा डाइंग डिक्लेरेशन अगर कंसिस्टेंट है तो सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन एब्सोल्युटली हो सकती है. इन हीरामन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2013, इसकी हीरामन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, द कोर्ट ऑब्जर्व दैट by enacting section 32(1) in Indian Evidence Act, the legislature has accorded a special sanctity to the statement made by a dying person. तो स्पेशल सैंक्टिटी दे दी है लेजिस्लेचर ने इसको इनेक्ट करके, to the statement of by a dying person as to the cause of his death. This is by virtue of the solemn occasion when the statement is made.
Also, when the statement is made at the earliest opportunity without any influence being brought on the dying person, there is absolutely no reason to take any other view for the cause of his or her death. The statement has to be accepted as relevant and truthful as one revealing the circumstances which resulted into his death. Absence of any corroboration cannot take away its relevance. So this is the importance of dying declaration under section 32(1). In Muralidhar et Gidda versus State of Karnataka, AIR 2014 Supreme Court 2200, the court observed that sanctity is attached to a dying declaration because it comes from the mouth of the dying person. If the dying declaration is recorded not directly from the actual words of the maker but as dictated by someone else, this by itself creates a lot of suspicion about the credibility of such statement, and the prosecution has to clear the same to the satisfaction of the court. जैसे कि रतन गौंड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में कोर्ट ने कन्विक्ट नहीं किया उसे, क्योंकि वो उसके डिजीज्ड सी डिडंट हरसेल्फ मेड द डाइंग डिक्लेरेशन, रदर उसकी सिस्टर ने, जो बैसाखी और अग्नि, तो बैसाखी की डेथ के बाद अग्नि ने स्टेटमेंट दी थी, ना कि बैसाखी ने खुद ने. तो दिस रेजेस द suspicion on the credibility. In Gopal versus State of MP, AIR 2009 Supreme Court 2111, where there are more than one dying declaration, and the nature of inconsistencies between them is such that they are certainly material, it is unsafe to convict on the basis of dying declaration. A material inconsistency है तो, है ना. In case of P. Mani versus State of Tamil Nadu, AIR 2006 Supreme Court 1319, it was alleged that dowry death leading to suicide. The dying declaration should be wholly reliable for conviction. If there is suspicion, the court should go for corroboration. तो सो कोर्ट corroborate कर सकता है अगर उसको डाउट है तो, अदरवाइज वो सफिशेंट है. सेक्शन 33 और ये सब हमने डील कर ही लिए थे. तो अब हम चलते हैं डायरेक्टली अनदर इम्पॉर्टेंट सेक्शन विच इज़ सेक्शन 65B. तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शंस आफ्टर IT अमेंडमेंट्स केम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट 2000 जो हमारा आया, उसके बाद ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है. तो अब मैं आपको ये सेक्शन बताता हूँ. सेक्शन 65B सब सेक्शन 4 सबसे इम्पॉर्टेंट यही है इसका, और इसके केस लॉस भी बताऊंगा रिसेंट. इन एनी प्रोसीडिंग्स, सेक्शन 65B सब सेक्शन 4, इन एनी प्रोसीडिंग्स वेयर इट इज डिजायर्ड टू गिव ए स्टेटमेंट इन एविडेंस बाय वर्च्यू ऑफ दिस सेक्शन ए सर्टिफिकेट डूइंग एनी ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स, दैट इज टू से ए identifying the electronic record containing the statement and describing the manner in which it was produced. B. Giving such particulars of any device involved in the production of that electronic record as may be appropriate for the purpose of showing that the electronic record was produced by a computer. C. Dealing with any of the matters to which the conditions mentioned in subsection 2 relate and purporting to be signed by a person occupying a responsible official position in relation to the operation of the relevant device and the management of the relevant activities, whichever is appropriate, shall be evidence of any matter stated in the certificate, and for purpose of this subsection it shall be sufficient for a matter to be stated to the best of the knowledge and belief of the person stating it. तो जो ओनर है उसका डिवाइस का, वो सर्टिफिकेट दे सकता है कि या रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे पर्सन है कि उसने खुद रिकॉर्ड किया था, तो फिर वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की वैल्यू हो जाती है. तो ये सबसेक्शन यही कहना चाहता है 65B सबसेक्शन 4. अब केसेस हैं इम्पॉर्टेंट इसमें. इन अनवर PB वर्सेस PK वसीर एंड अदर्स, AIR 2015 सुप्रीम कोर्ट 180, और दूसरा है सोनू वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, AIR 2017 सुप्रीम कोर्ट, विक्रम सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स, तो AIR 2017 सुप्रीम कोर्ट. इन सफ़ी मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, AIR 2018 सुप्रीम कोर्ट. ये सबसे इम्पॉर्टेंट केस है, रिसेंट है, मतलब इसने सारे केसेस को जो भी
लेक्यूनास थे पुराने सुप्रीम कोर्ट। अब लॉ धीरे धीरे इवॉल्व होता है, तो सबसे रिसेंट केस यही है। तो हम इसको, बाकी आप 4 का देखना चाहें तो उसका मेन एक 1 लाइन का जस्ट रेशियो देख सकते हैं। यही कहा है कि जो रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में पर्सन है वो सर्टिफिकेट देगा तो उसको एज ए प्राइमरी एविडेंस कंसिडर कर लेंगे, अनडॉक्टर्ड इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ट्रीट कर लेंगे, है ना। और उसको परजरी वगैरह का चार्ज 193 का उस पर लगेगा, अगर वो टेम्पर्ड किया हो वो सब उसको ट्रू मान लिया जाएगा। जो ये 2 मेन केसेस हैं जो ये लॉ इवॉल्व हुआ 65B4 का। तो मैं आपको रीड कर देता हूँ, ये केसेस एक्सप्लेन कर देता हूँ। इन अनवर पीबी वर्सेस पीके बशीर एंड अदर्स 2015 का सुप्रीम कोर्ट केस है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बाय way of an electronic record under Evidence Act in view of sections 59, 65A can be proved only in accordance with the procedure prescribed under section 65B. 65B deals with admissibility of the electronic record. The purpose of these provisions is to sanctify secondary evidence in electronic form generated by a computer. It may be noted that the section start with a non-obstante clause, है ना। Thus, notwithstanding anything contained in Indian Evidence Act, any information contained in an electronic record which is printed on a paper, stored, recorded, or copied in optical or magnetic media produced by a computer shall be deemed to be a document only if the conditions mentioned under subsection 2 are satisfied, without further proof or production of the original. So this is important. The very admissibility of such a document, that is electronic record, which is called as computer output, depends on the satisfaction of 4 conditions under section 65B clause 2. तो 65B clause 2 है, 4 conditions हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। द कंडीशंस वो मैराथन वाले वीडियो में भी की थी, अगर आपने वो पहले देखा हो तो यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, और आप वेयर एक्ट में भी देख सकते हैं। द कंडीशन रेफर टू सबसेक्शन 1 इन रिस्पेक्ट टू अ कंप्यूटर आउटपुट सेल बी फॉलोइंग, नेमली द कंप्यूटर आउटपुट कंटेनिंग द इन्फॉर्मेशन वॉज प्रोड्यूस्ड बाय कंप्यूटर ड्यूरिंग द पीरियड ओवर विच द कंप्यूटर वॉज रेगुलरली यूज्ड टू स्टोर और प्रोसेस इन्फॉर्मेशन, है ना। वो रेगुलर यूज़ में था, और उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन थी वो ठीक है रेगुलर और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में उसमें फेड हो रही थी। तो दूसरी बात ये है, मतलब कोई टेम्परिंग नहीं थी, रेगुलर यूज़ था, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में यूज़ हो रहा था, और कंप्यूटर वाज ऑपरेटिंग प्रॉपरली, जो इसका जिस्ट है। थर्ड वन, ऑपरेटिंग प्रॉपरली, एंड द इन्फॉर्मेशन कंटेंट इन द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रिप्रोड्यूसेस और इज ड्राइव्ड फ्रॉम द सच इन्फॉर्मेशन फेड इनटू द कंप्यूटर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ सेड एक्टिविटीज़। मतलब वो बाद में कुछ स्पेशली टेम्पर करके या डॉक्टरेट जो बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, वैसा नहीं है नॉर्मल कोर्स में। जैसे कि डायरी एंट्री सेक्शन 34 में हम बात करते हैं कि पेजिनेशन होना चाहिए प्रॉपर, ये नहीं कि 2-4 पेज मिसिंग है और डायरी एंट्री, फिर उसकी रिलेबिलिटी खत्म हो जाती है कोरोबोरेशन में। जैना वाला केस और वो एल के एडवानी वाला जो केस है कि जो बुक कीपिंग्स या फिर जो अकाउंट बुक्स का हम एज एन कोरोबोरेशन के लिए यूज़ करते हैं एविडेंसरी वैल्यू, सब्सटैंटिव एविडेंस तो है नहीं, वो कोरोबोरेटिव वैल्यू का ही है, तो उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है अगर उसमें पेज मिसिंग है। यार क्या फिर मतलब क्या मतलब है, जब पेज ही उसमें निकाल ली है किसी ने तो इट्स ऑफ नो यूज़। कैसे रिलाई करेंगे, जो काम के पेज थे वो तो फाड़ ही देगा कोई भी। तो इन सोनू वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, the court pointed out that the CDRs, which are a form of electronic record, are not inherently admissible in evidence. The objection is that they were marked before the trial court without a certificate, as required by section 65B clause 4. Section 65B clause 4. CDRs do not fall in the said category of documents. The court held that an objection that the CDRs are unreliable due to violation of the procedure prescribed in section 65B4 cannot be permitted to be raised at this stage, as the objection relates to the mode or method of proof. In Vikram Singh's case versus State of Punjab and others 2017, the admissibility of the electronic records under 65B was discussed. So देखते हैं इसमें क्या बोला। ओरिजिनल टेप रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन ऑफ रैंसम कॉल्स हैंडेड ओवर टू पुलिस
held is primary evidence, and therefore certificate under section 65B not required in such cases. Such certificate is mandatory only for secondary evidence. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. ये सर्टिफिकेट जो सेकेंडरी एविडेंस टाइप के हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है. सर्टिफिकेट जो ओरिजिनल ओनर देगा, बट अब जो पुलिस खुद ही रिकॉर्ड कर रही थी ओरिजिनल कॉल, उसके लिए सर्टिफिकेट क्या देना. तो पुलिस के पास भी है और उन्होंने अपना जाल बिछा के पूरा जो रिकॉर्ड किया सेक्शन 29 में जैसे भी एविडेंस कलेक्ट किया है ना. तो सच सर्टिफिकेट इज़ मैंडेटरी ओनली फॉर सेकेंडरी एविडेंस, नॉट अदरवाइज. प्राइमरी के लिए नहीं है, जो सेक्शन 61, 62, 63 में हमने डील किया था. एविडेंस कैसे होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी, है ना, और डिफाइंड है 62, 63 में. अब ये सबसे रिसेंट केस इन सफ़ी मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, AIR 2018 सुप्रीम कोर्ट. द एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट अंडर सेक्शन 65B4 एविडेंस एक्ट of furnishing certificate is to be applied only when such electronic evidence is produced by a person who is in a position to produce such certificate, being in control of the said device and not of the opposite party. In a case where, so ये important है, वो उस डिवाइस उसके कंट्रोल में होनी चाहिए, अपोजिट पार्टी के नहीं. इन ए केस वेयर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इज प्रोड्यूस्ड बाय ए पार्टी हु इज नॉट इन पोजिशन ऑफ द डिवाइस, party who is not in possession of the device, है ना. Applicability of section 63 and 65 of Evidence Act cannot be held to be excluded. In such case, procedure under the said sections can certainly be invoked. If this is not so permitted, it will be denial of justice to the person who is in possession of authentic evidence, witness और विटनेस जो है, बट ऑन अकाउंट ऑफ मैनर ऑफ प्रूविंग सच डॉक्यूमेंट इज केप्ट आउट ऑफ कंसिडरेशन बाय द कोर्ट इन एब्सेंस ऑफ सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 65B सबसेक्शन 4 ऑफ द एविडेंस एक्ट विच पार्टी प्रोड्यूसिंग कैन नॉट पॉसिबली सिक्योर. Thus, requirement of certificate under 65B4 is not always mandatory. तो इसमें ये बोला कि इट इज़ नॉट ऑलवेज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट सर्टिफिकेट की. अब उसके पोजीशन में वो डिवाइस नहीं है तो वो कहाँ से बेचारा सर्टिफिकेट लेके आएगा, है ना. तो उसको हम अलग तरीके से प्रूव करेंगे एज अ सेकेंडरी, जो 63 या 65 के थ्रू जाएंगे, जो प्राइमरी या सेकेंडरी एविडेंस उस टाइप से, है ना. ये सब हमने डील कर लिए थे मैराथन में. नाउ जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं 91, 92, तो और उसके बाद सारे एक जो 112, 115 वो अच्छे से डील कर ही लिए थे. 154, 155, 165, 167, 105 हो गया एक. ये सब मतलब ऑलमोस्ट कवर कर ही लिए थे हमने. तो अब कुछ बचा नहीं है. कंप्लीट इंडियन एविडेंस एक्ट हमारे कंट्रोल में है अब. सो सेक्शन 91 तो लोगों को समझ आ जाता है, बट 92 कई बार नहीं आता है. तो इसके 92 के लिए मैं कुछ आपको केसेस के साथ इसको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ. देन वी विल एंड दिस वीडियो लेक्चर, बिकॉज एक्सक्लूज़न अब 92 कहता है जो एक ये जो मुझे लगता है कि और एक्सप्लेन कर देना चाहिए फर्दर. ये इम्पॉर्टेंट सेक्शन है. तो 91 को एक बार हम रीड करके फिर इसको 92 को करते हैं दोनों को साथ में. एविडेंस of terms of contracts, grants and other dispositions of property reduced to form of documents. When the terms of a contract or of a grant or of any other disposition of property have been reduced to the form of a document, and in all cases in which any matter is required by law to be reduced to the form of a document, no evidence shall be given in proof of the terms of such contract, grant or other disposition of matter or of such matter except the document itself or secondary evidence of its contents, in case in which secondary evidence is admissible under the provisions hereinafter contained. So meaning this, thereby this section is based on best evidence rule. Best evidence rule पे काम करता है section, where the fact to be proved is documented, then document is the best evidence, and therefore
such fact should be proved by the document itself. So, in this regard, Section 91 prescribes that when the terms of a contract or of a grant or of any other disposition of property have been reduced to the form of a document, in all cases in which any matter is required by law to be reduced to the document, then no evidence shall be given for the proof of terms of contract, grant, or for other disposition of property or of such matter except the document itself or its secondary evidence if allowed. तो डॉक्यूमेंट खुद ही देना होगा या मैक्सिमम सेकेंडरी एविडेंस इफ अलाउड. द कॉन्ट्रैक्ट और ग्रांट और अदर डिस्पोजिशन मे नॉट बी रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी रिटर्न, इवन देन दिस विल अप्लाई. वो रिटर्न भी नहीं है, ओरल भी है तब भी, है ना, तब भी उसी को एक्सेप्शन 1 है इसमें कि व्हेन ए पब्लिक ऑफिसर इज़ required by law to be appointed in writing, and when it is shown that any particular person has acted as such officer, the writing by which he is appointed need not be proved. When a public officer is required by law to be appointed in writing, and it is shown that the particular person has acted as such public officer, then that writing by which he has been appointed need not be proved. Exception to wills पे है, admitted to probate in India may be proved by the probate, meaning thereby when a probate has been obtained on the basis of the will and afterwards question arises about the existence of the will, then the original will need not be proved. क्योंकि प्रोबेट में ऑलरेडी वो उसकी विल की ओरिजिनलिटी को टेस्ट कर चुके होंगे, तो अब विल को प्रूव करने का क्या मतलब है. एक्सप्लेनेशन है इसमें, this section applies equally to cases in which the contracts, explanation 1, in which the contracts, grant or dispositions of property referred to are contained in one document, and to cases in which they are contained in more documents than one, meaning thereby written evidence need not be comprised in a single document or be drawn up in any particular form. A contract or grant or disposition may be executed by a single document or by several documents. This explanation says that the rule of exclusion of oral evidence applies irrespective of the fact whether the contract, grant or disposition of property is comprised in a single document or in more than one document. Explanation 2, where there are, so this is important one, multiple documents की बात कर रहा है. Where there are more originals than one original only need to be proved, meaning thereby in case of more than one originals only one need to be proved even if there are number of originals. Explanation 3, the statement in any document whatever of a fact other than the facts referred to in this section shall not preclude the admission of oral evidence as to the same fact, meaning thereby the statement of fact other than the facts referred to in section 91 will not exclude oral evidence. It means oral evidence on other facts it is admissible. जैसे कि इसमें 3 टर्म यूज़ करी गई हैं, कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और अदर डिस्पोजिशंस. अब एक क्वेश्चन आता है फेमस केस कि आपने कोई मेडिकल शॉप से कोई दवाई खरीदी. अब वो दवाई खरीदी आपने, बिल लिया, ठीक है, तो उस बिल का आप क्या ओरल टेस्टिमनी दे सकते हैं? सेक्शन 91 की को माना जाए तो नहीं दे सकते, बट ऑब्वियसली दे सकते हैं, बिकॉज वो ना तो कॉन्ट्रैक्ट है, ना ग्रांट है, ना अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, रिड्यूस टू द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट, है ना. तो बिल वो डिफरेंट है, वो रेवेन्यू मैटर, टैक्सेशन मैटर के लिए है, वो कोई टाइटल क्रिएट नहीं कर रहा है. तो उसको आप ओरल टेस्टिमनी से प्रूव कर सकते हैं कि अरे भैया बिल लिया था, है ना. या फिर आपका मतलब आप भूल गए वहाँ पे मेडिकल शॉप पे आपने कुछ ख़रीदा या कहीं से किसी शॉप से कुछ ख़रीदा या मॉल से, और आपने बिल ले लिया और आप वो सामान ले जाना भूल गए. बाद में आते हैं तो शॉपकीपर बोलता है कि आप तो ले गए थे, वो झूठा बोल रहे हैं, आपको दोबारा वो आपका जो आपने जिसके लिए पैसे पे किए हैं आप कुछ भूल गए थे वहाँ पे, तो वो आपको सामान ही नहीं दे रहा है. तो ऐसे कई सारे प्रैक्टिकल केस हो जाते हैं, तो उसमें ये सब नहीं लगेगा, क्योंकि वो वहाँ पे कोई टाइटल क्रिएट वैसा नहीं कर रहा है, वो रेवेन्यू पर्पज़ के लिए यूज़ होगा सिर्फ, और वो सेल ऑफ गुड में आएगा वो मामला. तो सेक्शन 91, 92 इसमें उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है ना. तो 10, अब इसमें एक केस लॉ है इंपॉर्टेंट 91 पे. द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ तबूरी सहाय वर्सेस
Junjunwala, a year 1967, held that a deed of adoption of a child is not a contract within the meaning of section 91, and therefore the fact of adoption can be proved by any evidence apart from the deed. The rule of exclusion of oral evidence applies only to the terms of contract, grant, or disposition of property. If any other fact apart from this its terms happens to be mentioned in the contract, the same can be proved by any other evidence than by producing the document itself. तो जैसे मैंने कहा था वो रेवेन्यू पर्पज़ के लिए या टैक्सेशन पर्पज़ के लिए बिल लेते हैं तो वो एक सबूत हो गया, या तो वो गुड फेथ में था, ठीक है, अच्छा इंसान है तो दे देगा आपको, अदरवाइज़ आप उसको उसके जो डायरी में जिसने वो अकाउंट बुक में बिल काटता है वहाँ पे भी देख सकते हैं, कुछ तो एंट्री होगी, आपका बिल गुम हो गया है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके पास तो वो कार्बन कॉपी तो होगी, है ना। तो वो सब इस टाइप की बातें हैं जो इन पे सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, जैसे एडॉप्शन डेट पे भी नहीं होगा। सो सेक्शन 92, exclusion of evidence of oral agreement. When the terms of any such contract, grant, or other disposition of property or any other matter required by law to be reduced to the form of a document have been proved according to the last section, no evidence of any oral agreement or statement shall be admitted as between the party to any such instrument or their representatives in interest for the purpose of contradicting, varying, adding to, or subtracting from its terms, meaning thereby if the terms of any contract, grant, or disposition of property or any matter required by law to be in writing has been proved according to section 91, then no oral evidence shall be admitted between the parties or their representatives for contradicting, varying, adding, or subtracting from its terms. In other words, once a thing has been proved by a document, then such proof will be conclusive and oral evidence for alteration will not be allowed. So proviso इसका 1 है कि अगर ये any fact which will invalidate a document may be proved by oral evidence, अगर वो उसको किसी तरीके से इनवैलिडेट कर दे कि फ्रॉड था, इंटीमिडेशन या इलीगैलिटी या वायलेशन ऑफ सेक्शन 111 ऑफ द एविडेंस एक्ट, गुड फेथ नहीं था, वांट ऑफ ड्यू एग्जीक्यूशन था, वांट ऑफ कैपेसिटी इन एनी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, वांट और फेलर ऑफ कंसिडरेशन और मिस्टेक ऑफ एक्ट और लॉ था, तो उसको चैलेंज किया जा सकता है। ये 6 एक्सेप्शंस हैं, इनमें से फर्स्ट एक्सेप्शन तो हमारा ये हो गया कि कुछ इनवैलिड मतलब एक्सरसाइज के द्वारा वो डॉक्यूमेंट बनाया गया था। दूसरा हो गया व्हेन द एग्रीमेंट इज साइलेंट ऑन सम पॉइंट, देन इन दैट केस इफ ओरल एग्रीमेंट इज not inconsistent with the terms of written agreement, then may be proved that oral agreement can be proved for proper understanding of this proviso. तो illustration हम H देख लेते हैं इसका, क्योंकि होता क्या है कि A hires a lodgings of B and gives B a card on which it is written rooms for ₹200 for a month. A may prove a verbal agreement that these terms were to include partial board, है ना। A hires lodgings of B for a year and regularly stamped agreement drawn up by an attorney is made between them. It is silent. अब जो proviso 2 है उसको ये supplement कर रहा है। Illustration H, it is silent on the subject of board. A may not prove that the board was included in the term verbally. So A hires lodging of B, इसका मतलब है and gives B a card on which it is written rooms ₹200 a month. A may prove verbally agreement regarding the terms as it is not formal agreement, but where A hires lodgings of B for a year and regularly stamped agreement was adduced, drawn up by an attorney is made between them, is silent on the subject of board. A may not prove that the board was included in the term verbally because it is highly formal document drawn on stamp paper and that too by a lawyer. तो दूसरा एक्सेप्शन ये हो गया कि अगर वो डॉक्यूमेंट ग्रांट डिस्पोजिशन या फिर जो फॉर एंटरिंग कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट और डिस्पोजिशन जो डॉक्यूमेंट बना था, पहला प्रोवाइजो हो गया कि वो कुछ इनवैलिडेट कर सकता है किसी फ्रॉड या ये सब मैंने जो बताया था, इलीगैलिटी, वांट ऑफ एग्जीक्यूशन, फेलर, और दूसरा अगर वो साइलेंट था तो उसको सप्लीमेंट करने के लिए ओरल दे सकते हैं। तीसरा प्रोवाइजो है कि
any separate oral agreement consisting condition precedent for any obligation can be proved to show that the written agreement need not be enforced until happening of certain events. अगर वो कोई एक सर्टेन इवेंट या कंटिजेंसी नहीं होती है तो वो रिटर्न जो ओरल कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट और डिस्पोजिशन के लिए जो रिटर्न एग्रीमेंट एंटर किया था वो फोर्स में नहीं आएगा. तो तीसरा वो एड्यूस किया जा सकता है, कोई ओरल एविडेंस भी ये प्रोवाइजो हो जाएगा, है ना. एनी सेपरेट ओरल उसके एग्रीमेंट हो उसके लिए बताया जा सकता है कि इसके ब्याप पे हमने एंटर किया था, जब यही कंप्लाई नहीं कर रहा है तो कंटिजेंसी अराइज हुई नहीं है उसके इन्फोर्स होने की. फोर्थ प्रोवाइजो है, वन कैन ब्रिंग एविडेंस ऑफ सब्सिक्वेंट ओरल एग्रीमेंट टू रिसाइंड और मॉडिफाई एनी कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट और डिस्पोजिशन इज प्रूवेबल. इन अदर वर्ड्स, parties are free to rescind or modify by making a subsequent oral agreement, but the above proviso will not apply in case where a contract grant or disposition is required by law to be in writing or where it has been registered according to the law of registration. तो बाद में भी उसको मॉडिफाई और वो सब कर सकते हैं, रिसाइंड कर सकते हैं अगर प्रायर एग्रीमेंट था, बट अगर वो राइटिंग में है तो अप्लाई नहीं होगा, है ना, और रजिस्टर भी हो चुका है तो. और फिफ्थ है एनी यूसेज और कस्टम बाय विच इज़ नॉट एक्सप्रेसली मैंशनड इन द कॉन्ट्रैक्ट आर यूजुअली कंसिडर्ड पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड दे मे बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस. किसी कम्युनिटी का कोई कस्टम या फिर वो यूसेज है, वो पता है उनको कि हाँ ठीक है हमारे यहाँ ऐसा ऐसा होता है, कोई भी रिटर्न एग्रीमेंट कर लें तो उसको कंप्लाई करे बिना नहीं हो सकता कुछ, तो वो तो इम्प्लाइड है ही है, तो उसको उनको पूरा करना ज़रूरी है ना. किसी कम्युनिटी का या कास्ट क्रीड या फिर किसी पर्टिकुलर एरिया का ऑफ द कंट्री कोई कस्टम है तो उसको कंप्लाई करना ज़रूरी है, साथ में या पहले जो भी है. प्रोवाइजो 6 है, एनी फैक्ट मे बी प्रूव्ड विच शोज इन व्हाट मैनर द लैंग्वेज ऑफ द डॉक्यूमेंट इज रिलेटेड टू एग्जिस्टिंग फैक्ट्स. द ऑब्जेक्ट इज टू असर्टेन द रियल इंटेंशंस ऑफ द पार्टीज, बट दोज इंटेंशंस ऑफ द पार्टी मस्ट बी गैदर्ड फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ द डॉक्यूमेंट एज एक्सप्लेन्ड बाय एक्सट्रिंसिक एविडेंस. तो क्लैरिफाई करने के लिए कि यार इंटेंशन तो हमारी ये थी इस एग्रीमेंट को एंटर करने के लिए, और आप दूसरे इंटेंशन से ही एग्रीमेंट को मतलब दोनों पार्टी में देयर वाज मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो बोलते हैं हम. सेक्शन 21 हो गया हमारा, 2021 जो कॉन्ट्रैक्ट के दिए हुए हैं कि 21 22 जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ. तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है तो वो तो करेक्ट करी जा सकती है, बट मिस्टेक ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़, है ना. जैसे कि देयर इज़ अ सेइंग इवन इन आवर लॉज डेट मिस्टेक ऑफ फैक्ट तो एक्सक्यूजेबल है, बट मिस्टेक ऑफ लॉ इज़ नॉट एक्सक्यूजेबल. तो वही वाली बात है. अब यहाँ पे अगर वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट थी और उनको पता नहीं थी, एक पार्टी की इंटेंशन कुछ और थी कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए, दूसरी की कुछ और थी, तो उसको वो बाद में जस्टिफाई कर सकते हैं ओरल एविडेंस या जैसे भी. हियर इंटेंशन तो मेरी ये थी इस एग्रीमेंट को या कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट या डिस्पोजिशन में एंटर करने के लिए, और तो आप दूसरी इंटेंशन की बात कर रहे हो तो वी कांट कैरी ऑन दिस, तो वो बाद में रिसाइंड कर सकते हैं. अब इसमें जो केस लॉज हैं, KM राजेंद्रन वर्सेस अरुण प्रकाशम and others, AIR 1998, Madras High Court. It was held by Madras High Court that even though Proviso 1 of Section 92 is applicable and is open to the party to agreement to lead evidence to vary, he or she is precluded from varying the consideration amount either less or more than what is specified in the agreement. और दूसरा है ईश्वर दास जैन, ये इम्पॉर्टेंट है, थ्रो एलार्स डेड वर्सेस सोहन लाल डेड थ्रो एलार्स 2000 सुप्रीम कोर्ट हेल्ड डेड द डॉक्यूमेंट वाज अलिस्ड टू बी सैम. मतलब वो धोखा था सिर्फ एक. द ओरल एविडेंस टू प्रूव डेट द डॉक्यूमेंट वाज सैम इज एडमिसेबल प्ली डेट defendant mortgagee was that real relationship between plaintiff and defendant was of landlord and tenant, है ना. और वो mortgage और mortgagee की बात कर रहे हैं. mortgage was only collateral security, वो सिर्फ collateral security था to ensure
the vacation of leased premises by the mortgagee and therefore mortgage deed was sham. This plea is not tenable because it is a deed of collateral security by the defendant. The defendant would have executed a deed in favor of plaintiff and not vice versa. तो ये इसमें ये कह रहा है. तीसरा हो गया Saktivel dead by LRs S. Saktivel versus M. Binu Gopal Pillai 2000. The Supreme Court held the proviso 4 of section 92 provides that where a contract or disposition not required by law to be in writing had been arrived at orally, then subsequent oral agreement modifying or rescinding the said contract or disposition can be subsequent oral evidence, and such evidence is admissible. The second part of proviso 4 of section 92 does not permit leading part oral evidence for providing a subsequent oral agreement modifying or rescinding the registered document. The terms of registered document can be altered, rescinded or modified only by subsequent registered document and not otherwise. तो सब्सिक्वेंट रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को जैसे विल में कोडिसिल वगैरह लगाते हैं इस टाइप का कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो रिसाइंड नहीं कर पाएंगे. ये सब प्रोवाइजो 4 कह रहा है 94 का. इन राजकुमार राजेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश AIR 1990 Supreme Court, it was held by Supreme Court that if the terms of the documents are clear and unambiguous, extrinsic evidence to ascertain the true intention of the parties are inadmissible because section 92 mandates that in such cases the intention must be gathered from the language employed in the document. But if the language employed as given admits variety of meanings, sixth proviso of section must be invoked, which permits the tendering of extrinsic evidence as to acts, conduct and surrounding circumstances to enable the court to ascertain the real intention of the parties. तो कोर्ट को ही पता नहीं चल रही है उनकी रियल इंटेंशन क्या थी, तो उसके लिए तो एविडेंस डेफिनेटली एड्यूस किया ही जा सकता है प्रोवाइजो 6 में ऑफ सेक्शन 92 के. सो डियर फ्रेंड्स, सो दिस इज़ ऑल अबाउट एविडेंस एक्ट. जो फर्दर हमें 112 हमने मैराथन में डील कर लिया था, 115 भी डील कर लिया था अच्छे से, 105 जो मेजर इसका प्रोविज़न है एक, और 154, 155, 122, 126, 165 वो जो जजेस का पावर है क्वेश्चनिंग का, और 167 जो रिट्रायल के लिए कोई मटेरियल डिफेक्ट नहीं है एविडेंस में तो रिट्रायल के लिए नहीं जाएंगे, और 165 रीड विद सेक्शन 311 CRPC एट एनी स्टेज इट्स ए मैनिफेस्टेशन ऑफ द इनइक्विजिटोरियल सिस्टम ऑफ जस्टिस. सेक्शन 386, 391 CRPC भी रीड करेंगे कि वो एडिशनल कुछ पावर्स हैं उसकी कोर्ट की, जैसे ऑर्डर 41 रूल 27 में एडिशनल एविडेंस एड्यूस करने की पावर है. CPC में कोर्ट एडिशनल एविडेंस ले सकता है बाद में, है ना. तो इस टाइप की वो इनहेरेंट पावर्स हो गई 151 में, CPC में 482 में, CRPC में इनहेरेंट पावर हो गई क्रिमिनल कोर्ट की, हाई कोर्ट की, है ना, और 151 में सारे सिविल कोर्ट्स की CPC के इनहेरेंट पावर हो गई. तो इस टाइप की फॉर मीटिंग द प्रॉपर एंड्स ऑफ जस्टिस कोर्ट कैन टेक एडिशनल एविडेंस और जो इंजंक्शन वगैरह इस टाइप के एडिशनल मेजर्स ले सकते हैं. तो दिस इज़ ऑल अलाउड, है ना, फॉर मीटिंग द प्रॉपर एंड्स ऑफ जस्टिस. असल बात तो ये है कि मतलब न्याय होना चाहिए, बेसिकली प्रॉपर अनबायस्ड इम्पार्शियल जस्टिस डिलीवर होना चाहिए, बाकी इट डजेंट मैटर. सेम थिंग से सेक्शन 167 जो इसका लास्ट सेक्शन है चैप्टर 11 में, सिंगल सेक्शन है. तो देखते हैं अब इसमें इस सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया था. सेक्शन 167 जो लास्ट है, देन एविडेंस एक्ट का ऑलमोस्ट जो बचा हुआ था कुछ पोर्शन जिसको मुझे लगता था कि एग्जॉस्टिवली और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए मैराथन के अलावा, तो मैंने वो अच्छे से डील कर लिए हैं इन डिटेल. स्पेसिफिकली ये वीडियो मैंने सेक्शन 24 एंड 32 के लिए बनाई है, जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट केस लॉज वहाँ पे मेंशन नहीं किए थे मैंने, बिकॉज ऑफ पॉसिटी ऑफ टाइम. काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया था, वो 6 आवर्स तक चला जाता. तो अब इसमें हमने वो सब कवर कर ही लिया है, तो इट मीन्स 100% एविडेंस एक्ट कवर हो गया है.
तो 167 के लिए एक इंपॉर्टेंट केस है। इन नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब AIR 1959, द फैक्ट्स वर दैट द प्रोसिक्यूशन हैज साइटेड सर्टेन पर्सन एज विटनेस बट द प्रोसिक्यूशन वाज नॉट वेरी keen to examine him. When the person objected to give evidence, the prosecution dropped him. A new trial was being claimed by the defense on the ground that the proper evidence was rejected, but the Supreme Court rejected the demand and said that it is not a case in which evidence can be said to have been rejected within the meaning of Section 167 of Evidence Act. In such a case, the prosecution does not, in fact, tender the person as witness, and consequently the demand for new trial was turned down. तो अब उसका लग नहीं रहा होगा प्रोसिक्यूशन को कि कुछ मटेरियल विटनेस है, उसने रिजेक्ट कर दिया, और एविडेंस जो उसका केस डिसाइड होना था जिसके फेवर में, वो उसी के फेवर में होगा, चाहे और एविडेंस 2-3 लगा लो या 2-3 हटा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्रोवाइडेड कि मटेरियल एविडेंस को हमने टेम्पर नहीं किया है, कोई मटेरियल एविडेंस से छेड़छाड़ या मटेरियल विटनेस से छेड़छाड़ नहीं की है। तो वही जब एंड रिजल्ट ही वो आना था जजमेंट का, तो कोई मतलब नहीं है उसको ऊपर नीचे या फिर छेड़छाड़ मतलब समवेयर कुछ करने से। तो दिस इज़ ऑल सेक्शन 165 इज सेइंग, सॉरी 167 इज सेइंग कि और 165 तो जज की पावर है इसको कुछ क्वेश्चंस रेज करने के लिए, वो भी देख लेते हैं एक बार, ये भी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें जो जज इन ऑर्डर टू डिस्कवर और टू ऑब्टेन प्रूफ और रिलीवेंट फैक्ट्स में आस्क एनी क्वेश्चन इन एनी फॉर्म 165 में एट एनी टाइम ऑफ एनी विटनेस ऑफ द पार्ट और ऑफ द पार्टीज आस्क रिलीवेंट फैक्ट्स और इररिलेवेंट फैक्ट्स, ये दोनों पूछ सकता है। ऑर्डर द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट और थिंग, neither the parties nor the agents can make objections. Any witness can be cross-examined upon any answers given in reply to such questions without the permission of the court. तो जैसे 311 CRPC में कोर्ट विटनेस बोलते हैं, उस टाइप से बुलाया जा सकता है। मान लीजिए 154 में अगर कोई विटनेस हॉस्टाइल हो गया, अब वो ना तो डिफेंस के काम का ना प्रोसिक्यूशन के काम का ज़्यादा, तो कोर्ट उसको बुला सकता है एज ए कोर्ट विटनेस। तो प्रोवाइडेड जजमेंट कैन बी गिवन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीवेंट फैक्ट्स। इररिलेवेंट पूछे तो जा सकते हैं थोड़े बहुत, लेकिन वैसा कुछ स्कैंडलस टाइप नहीं होना चाहिए, है ना, जैसे कि 148 149 के वायलेशन में हो, वो जज को भी वो पूछना अलाउड नहीं है, और वो पूछता भी है तो विटनेस को आंसर करना अलाउड नहीं है, पूछते रहो, कोई मतलब नहीं है उसका। तो डियर फ्रेंड्स, प्रोवाइडेड फर्दर दिस सेक्शन 165 का प्रोवाइजियो, judgment can be given only on the basis of relevant facts. This section provides for an important limitation by way of proviso that the witness shall not be compelled to answer a question or produce a document which he would be entitled to refuse under section 121 to 131 inclusive both privilege, है ना भाई, privilege, तो they are not allowed। वो हस्बैंड वाइफ है या फिर वो लॉयर डॉक्टर या उसका क्लाइंट है, या फिर ऐसा वो उसके स्टाफ है डॉक्टर या लॉयर या फिर क्लाइंट, है ना, तो दे आर नॉट बाउंड, ये इंटरप्रेटर है, वो सब अलाउ बाउंड नहीं है कि वो आंसर करें, वो प्रिविलेज है उनका। इफ़ द मैटर वर रेज्ड बाय एडवर्स पार्टी, सो they would be entitled to refuse under section 121 to 131 inclusive both if the matter were raised by adverse party. The judge shall not ask questions which would have been improper for any other person to ask under section 148 or 149. The judge can also not waive the primary evidence of the document except as stated in the act. Section 165 of Evidence Act is complementary to its power under section 311 of CRPC. The section consists of two parts, giving discretion to the court to examine witness at any stage, and the mandatory portion which compels the court to examine a witness if his evidence appears to be essential to the just decision of the court. तो अल्टीमेटली बात यह है कि जस्ट डिसीजन ऑफ एक फेयर इम्पार्शियल अनबायस्ड जजमेंट, एक कंक्लूज़न, उसको रीच करने के लिए जो भी हेल्प चाहिए, जो भी मतलब दोनों डिफेंस, प्रोसिक्यूशन, विटनेस, टेस्टिमनी, वट एवर इज़ रिक्वायर्ड, वो कोर्ट को पावर दी गई हैं, समन वगैरह ये सब करने की, है ना। तो कोर्ट वो सब कर सकता है। और कोर्ट की थोड़ी सी और कुछ पावर्स हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, इसमें इसके अलावा कोर्ट
नहीं जा सकता है। जो मेनली कोर्ट की पावर्स आती हैं एज सच, मतलब मैक्सिमम जो कोर्ट कुछ फॉर द डिसाइडिंग कम ए केस, मतलब ऑन मेरिट्स फॉर कंप्लीट एंड्स ऑफ जस्टिस, पावर ऑफ कोर्ट सिविल हो चाहे क्रिमिनल हो और ट्राइब्यूनल्स हो, वो इतना ही एक्सरसाइज कर सकती हैं। डिस्कवरी, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एफिडेविट्स ऑन ओथ, प्रोडक्शन ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, इशू ऑफ कमीशंस, सेक्शन 75, ऑर्डर 26 CPC, समनिंग, इंजंक्शन, वारंट इशू करना, इंक्वायरी, टेकिंग कॉग्निजेंस, ये सब कोर्ट कर सकती है। उसको पावर दी है कि आप ये सब करके जैसे भी आपको जो भी विटनेस चाहिए, टेस्टिमनी चाहिए, सबको आप लेके प्रॉपरली केस को डिसाइड करिए और एक जस्ट डिसीजन पे यू शुड रीच। किसी को अननेसली हरास नहीं करना है, जैसे कि नीमो डेविड विज वेक्सारी प्रोना अंडम कोसा एक्टस नॉन वेसिट रियमनिसी मेंसिट्रिया मेंसरिया एक्टस रियस क्रिमिनल केस में दोनों मिलने चाहिए। बोथ शुड मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्राइम अदर देन स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी क्राइम्स, है ना। और उसमें नीमो डेविड विक्स वेक्सारी प्रोना टेंडम कोसा में कि वो दोबारा नो पार्टी शुड बी वेक्स ट्वाइस, वो सब नहीं होना चाहिए। तो अननेसली हरासमेंट भी नहीं होना चाहिए, और जस्टिस हरीड, जस्टिस वरीड और जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाइड। जल्दी भी ट्रायल जल्दी भी नहीं करना है कि पता नहीं क्या हड़बड़ी थी, किसी को बलि का बकरा बनाना था, या फिर बहुत ही लेथार्जिक एटीट्यूड है कि किसी को कन्विक्ट ही नहीं कर रहे हो, उस केस को लेके मतलब कोई मामूली से केस डिसाइड किए जा रहे हैं, टाइम पास हो रहा है, तो वो सब भी नहीं करना है। तो एक्चुअली दिस इज़ द रियल इंटेंशन ऑफ ऑल दिस प्रोविजंस जो भी ड्राफ्ट किए गए हैं, मतलब फॉर मीटिंग द एंड्स ऑफ जस्टिस और इम्पार्शियल अनबायस्ड कंक्लूजन रीच करने के लिए सब ड्राफ्ट किए गए हैं। सो अब प्रैक्टिकली जो थोड़ा बहुत कुछ होता हो, उनको दिस नीड टू चेंज देयर प्रैक्टिस, कि प्रैक्टिकली जैसा भी प्रोसीजर में करते हो। अदरवाइज एकेडमिक्स में और जो थ्योरी तो ये कहती है, जो जूरिस्ट हैं और जूरिस्प्रूडेंस है हमारा, और जो हमारे स्टैट्यूट्स हैं, वो बहुत ही इम्पार्शियल और बहुत ही एब्सोल्युटली दे आर मास्टरपीस ऑफ ड्राफ्टिंग। तो उनका तो रियल इंटेंशन प्रॉपर जस्टिस प्रोवाइड करना ही है, अनबायस्ड और इम्पार्शियल। कोई आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को माइंड में रखते हुए 1490 21 गोल्डन रूल कि किसी को बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक और सोशल और पॉलिटिकल बैकग्राउंड और एजुकेशनल बैकग्राउंड, ऐसा मतलब इसके बेस पे आप या फिर रेस, कास्ट, क्रीड, इसके बेस पे आप लोगों में भेदभाव ना करते हुए एक बैलेंस्ड जजमेंट डिलीवर करें। सो दिस इज़ द ऑल रिक्वायरमेंट ऑफ, इवन यहाँ पे हम एविडेंस में ये बात कर रहे हैं तो इट्स ऑल इम्प्लाइड। सेक्शन 165 जो डिस्क्रिप्शन थोड़ी बहुत दी हुई है कोर्ट को ऑन 167, यही सब बात करता है। तो थैंक्स सो मच फ्रेंड्स, स्टे अपडेटेड, कीप स्टडिंग एंड थैंक्स सो मच।